एक सेकेंड का टाइम देंगे प्लीज। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी लोग का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज़ में। नमस्कार, क्या हाल है सभी का? आज सभी लोगों को आवाज़ प्रॉपर तरीके से आ रही है? हाँ जी, क्या हाल है सभी का? ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत कम लोगों ने होमवर्क किया था बाय द वे, है ना? गलत बात है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, होमवर्क क्वेश्चंस पे ही चलेंगे बेटा, टेंशन मत लो, ठीक है? तो परसेंटेज पार्ट 3, है ना? इसके पहले हमने क्या क्या किया हुआ है, मैंने आप लोगों को परसेंटेज से फ्रैक्शनल वैल्यूज बताया, ठीक है? वो पूरी 30 वैल्यूज याद कर लीजिए, धीमे धीमे कुछ और वैल्यूज याद कराता रहूंगा मैं आप लोगों को। इसके बाद मैंने आप लोगों को कराया था इनिशियल फाइनल वैल्यू निकालना, और ये उम्मीद करता हूं कि कम से कम इनिशियल फाइनल वैल्यू ओल्ड न्यू पुरानी नई संख्या निकालना आ गया। उसी को पलट दो तो बन जाता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। फिर हम लोग आए थे सक्सेसिव कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो एक बात दिमाग में आई कि सक्सेसिव कॉन्सेप्ट तो वहां पे अप्लाई होता है जहां पे क्या होता है, प्लस साइन, है ना? 3 पॉइंट मैंने बताए थे आप लोगों को। पहला पॉइंट था साइन से रिलेटेड, सेकेंड पॉइंट था कि कुछ बेस वैल्यू चेंज होता है तो हमारे पास सक्सेसिव कॉन्सेप्ट लगता है, और थर्ड उसका एक एग्जांपल बताया था, बेस्ट एग्जांपल। तो बेस्ट एग्जांपल था कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। कौन सी साइन लगती है जब सक्सेसिव कॉन्सेप्ट लगता है? प्लस। प्लस बताया था ना मैंने, क्या बताया था? हाँ जी, कौन सी साइन थी? क्या सभी लोगों को याद है? मल्टीप्लिकेशन। यस, मल्टीप्लिकेशन। दुनिया का कोई भी फॉर्मूला जहां पर मल्टीप्लिकेशन साइन हो और कुछ हमारे पास निर्धारित कंडीशंस गिवन हो, इसके बाद ही हमारे पास सक्सेसिव कॉन्सेप्ट लगेगा। बहुत बढ़िया, ग्रेट, ठीक है? चलिए, ये हमारे पास 6 जून को 2019 में आया हुआ सवाल है, तो जरा सवाल को देखते हैं। कल इसी प्रकार का क्वेश्चन मैंने कराया था। अब एक चीज जरा हमेशा ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है? वो क्या चीज है कि जैसे अगर आप जाते हैं मान लीजिए बस में, है ना? बस का किराया 10 रुपया किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने का, और मान लीजिए 100 सवारी बैठी हुई है, 100 पैसेंजर्स बैठे हुए हमारे पास बस में। तो यानी एक पैसेंजर ने अगर 10 रुपया दिया तो 100 पैसेंजर कुल मिला के कितना देंगे? तो जो बस वाले की एक ट्रिप में कमाई हुई, या रेवेन्यू बोलते हैं हम लोग, ठीक है? तो वो कितना हुआ? इनकम जो बोलते हैं हम लोग, वो कितना हुआ? वो हुआ हमारे पास एक आदमी का किराया कितना मल्टीप्लाइड बाय कितने नंबर ऑफ पैसेंजर्स हैं, या कितने हमारे पास यात्री हैं, यही तो होगा। इसी तरीके से आप मूवी देखने जाते हैं, जाते हो ना, ठीक है? तो मूवी अगर आप जाते हैं, मूवी का टिकट 100 रुपए का, ठीक है? और मान लीजिए कि पिक्चर लगी हुई है सलमान खान की, थिएटर पूरा बुक है पूरा, 500 सीटें हैं, 500 सीटें पूरी बुक। तो हमारे पास एक शो से थिएटर वाले की कमाई कितनी होगी? 500, जो एक आदमी का किराया है, एक आदमी का टिकट का फेयर है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ऑडियंस। क्लियर है बात? तो जैसे मूवी देखने जाते हैं आप, तो मूवी शो वाले का जो इनकम होता है, बस वाले का, ट्रेन का जो इनकम होती है, वो किस पे डिपेंड करता है? टिकट की प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पैसेंजर्स। अब कुल मिला के हमें मतलब किस चीज से होता है? मल्टीप्लिकेशन वर्ड से। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि जब कॉमोडिटी की बात करते हैं, किसी की भी प्राइस और उसकी क्वांटिटी की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है? यहां पे मैं आराम से लिख सकता हूं कि जो रेवेन्यू बनता है वो क्या होगा भाई? प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल का प्राइस, है ना, मल्टीप्लाइड बाय क्या रहेगा इसका? सेल्स। कितने आर्टिकल बिके, मल्टीप्लाइड बाय क्या रहेगा भाई? सेल्स रहेगा, ठीक है? अब देखो, सवाल कुछ भी हो, हमें किस चीज से फर्क पड़ता है? इस वर्ड मल्टीप्लिकेशन से। समझ में आ रही कि नहीं? मल्टीप्लिकेशन मतलब सक्सेसिव लगेगा। अब देखिए किस किस चीज का परसेंटेज दिया हुआ है। प्राइस जो है रिड्यूस हो रहा है 20% से, ये प्राइस रिड्यूस हुआ 20% से, बहुत बढ़िया। फिर बोल रहा है कि जो सेल्स है इसमें चेंज नहीं पता आपको, यहां पर चेंज नहीं पता है, और जो टोटल रेवेन्यू है उसमें 60% का क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। यहां पे 60% का क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। अब फटाफट मैं चाहूं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड लगा सकता हूं। 60% होता है 3/5,
और 3/5 का क्या हो रहा है, यहां पे इंक्रीमेंट हो रहा है। 20% हमारे पास कितना होता है, 1/5, और यहां पे डिक्रीमेंट हो रहा है। एक सिंपल सी बात बताइए, रेवेन्यू के लिए आर इस्तेमाल करते हैं, प्राइस के लिए पी, सेल्स के लिए एस। ध्यान से बात को सुनिएगा। तो रेवेन्यू में 5 में 3 जोड़ेंगे कितना बनेगा, 8/5। कितना बनेगा, 5 में 3 जोड़ेंगे कितना बनेगा, 8/5। प्राइस के लिए क्या करना होगा, 5 में से 1 घटाना होगा क्योंकि घट रहा है ये, तो ये बनेगा 4/5। ठीक है। सेल्स के लिए आपकी मर्जी, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे y/x, है ना। y/x का मतलब क्या होता है, नया सेल्स कितने का, पुराना सेल्स कितने का। y जो होता है नया सेल्स, x जो है पुराना सेल्स, यही तो होगा। x मतलब अपने x से याद कर सकते हो, जो चला गया, जो पुराना है। ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। 5 से 5 उड़ गया, 4 से हमारे पास कितने बार, 2 बार, यानी y/x की वैल्यू कितनी बन रही है बेटा, 2/1 बन रही है, 2/1 बन रही है। यस और नो, 2/1 बन रही है। कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, हर चीज को पेन नहीं चलाना होता है। जैसे नॉर्मल तरीका यह कि पहले अगर एक क्वांटिटी बिकती थी तो अभी 2 क्वांटिटी बिक रही है, मतलब क्वांटिटी क्या हो गई बेटा, डबल हो गई है। पहले एक क्वांटिटी बिकती थी तो अभी कितनी बिक रही है, 2, मतलब डबल हो चुकी है। अगर मैं आपसे बात करूं कितने का इंक्रीज हो रहा है, कितने की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है। समझ में आएगी बात। कितने पे हमेशा डिवाइड में क्या आता है, इनिशियल या पुरानी संख्या। पुरानी संख्या कितनी है, 1, गुणे में करेंगे 100%, यानी कितना हो जाएगा, 100%। अब याद रखिएगा, ऐसे सवालों में पेन नहीं चलाना होता है इस पॉइंट के बाद। अगर कभी भी कोई वैल्यू डबल हो रही है, इसका मतलब उसमें 100% का वृद्धि होता है। अगर किसी भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू डबल हो रही है तो उसमें 100% का वृद्धि होता है। इसके बाद ये सब फालतू के स्टेटमेंट्स होते हैं जो नॉर्मल लोग, जिन लोगों ने ढंग से पढ़ाई नहीं की होती, वो लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गई बात सभी लोग, जल्दी बता दो। कुछ 2 लोगों ने बोला कि ये समझ में नहीं आया। कल वाली क्लास में नहीं थे क्या आप लोग, जरा ये बताइए, कल वाली क्लास में नहीं थे? अगर कल वाली क्लास में नहीं थे तो प्लीज पहले कल वाली क्लास को रिपीट करेंगे। ठीक है। ये उन स्टूडेंट्स के टाइम की इंसल्ट होती है जो लोग डेली क्लास करते हैं, डेली आपके पास क्लास के होमवर्क को करते हैं। ठीक है, डेली क्लास में टाइमली रहते हैं। उन स्टूडेंट्स की इंसल्ट होती है कि जो लोग बिना पढ़े क्लास में आ जाते हैं या बिना समझे क्लास में आ जाते हैं। ठीक है। अगर आपको बेटा इस चीज को रिपीट करना है तो प्लीज, एक बार मैं बोलूंगा, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का, मतलब इसका मतलब कल की क्लास आपने सही से देखी नहीं है। ठीक है। देखिए 60% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है बेटा, 3/5। कोई कहेगा 60% 3/5 कैसे, पहली क्लास में बताया था मैंने, नहीं याद है कोई बात नहीं, 60/100 करके देख लेना, है ना। 3/5 का इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, देखो यहां पे ध्यान से, ये 5 दिख रहा है, 5 मैंने यहां पे चिपका दिया। अगर इंक्रीज हो रहा है तो 5 में 3 जोड़ दिया, यानी कितना बनेगा, 8/5। ऊपर वाली संख्या नई है, नीचे वाली पुरानी है। ठीक है। अच्छा, यहां पे पुरानी संख्या कितनी थी, 5, 5 देखो चिपका दिया मैंने यहां पे। अब अगर घट रहा है ना तो 5 में से 1 कम करना पड़ेगा। यहां बढ़ रहा था तो 5 में 3 बढ़ाना पड़ेगा। 5 में 1 घटाओगे तो कितना बनेगा, यहां बनेगा 4/5। समझ में आया। और फॉर्मेट क्या होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब होता है न्यू वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू। अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है। इसका मतलब ये नई संख्या है, ये पुरानी संख्या है। तो पुराना सेल्स कितने का था, 1 यूनिट का। नया सेल्स कितने का आया सॉल्व करने के बाद, 2 यूनिट का, मतलब डबल। डबल कोई भी चीज हो जाती है मतलब कितने परसेंट की वृद्धि, सी, 100% की वृद्धि। हां जी, x + y + xy/100 भी होगा बेटा, उससे भी करके दिखा देता हूं, रुक जाओ, परेशान मत हो। काहे परेशान होते हो। ठीक है, कल मैंने बेटा ये सब बताया था, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दो, जो चीज बताई जा रही है, ठीक है, उस चीज को बार बार रिपीट ना करना पड़े मुझे, है ना। फिर टाइम, क्लास का टाइम वाकई में खराब होता है। रेवेन्यू होता है हमारे पास कितना, प्राइस इंटू सेल्स, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग शॉर्ट में। क्या दिया हुआ है यहां पे, 20% का डिक्रीमेंट दिया हुआ है। क्या दिया बेटा, 20% का डिक्रीमेंट। और यहां पे क्या दिया हुआ है, 60% का इंक्रीमेंट। अब देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि सेल्स में इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है, मैं इसको y मान लेता हूं, y%। ठीक है। अब देखिए, जो अगर मान लो यहां पे x% होता है और यहां पे y% होता है, तो मेरे पास इधर का परसेंटेज कितना आता है, सबको याद है ना, कितना होता है, x + y + xy/100। अगर मुझे फॉर्मूला लगाना है तो x + y +
XY/100 यही बनता है, लगा लीजिए आप। जहां पर इधर का परसेंटेज दिया हुआ है कितने के बराबर, 60 के बराबर। 60 बराबर कितना, देखिए इंक्रीमेंट है तो प्लस साइन, इंक्रीमेंट है तो प्लस साइन, और यहां पे 20% का डिक्रीमेंट हो रहा है। 20% का डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट के लिए प्लस तो डिक्रीमेंट के लिए क्या लगाएंगे, माइनस। माइनस 20 हो गया। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि y का साइन क्या रहेगा, मैं अभी फिलहाल प्लस रख रहा हूं, ठीक है। अच्छा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा, माइनस बनेगा। कितना आ जाएगा भाई, माइनस में 20y, माइनस में 20y अपॉन में 100। भाई फॉर्मूला लगा रहा हूं, ये सारी चीजें डिटेल में बताया गया है, ध्यान सुनिएगा बात को। 20 से कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। समझ में आ गई बात। तो y माइनस वाई बाई 5 कितना बनेगा, y माइनस वाई बाई 5 4y/5 बनेगा। और इधर माइनस 20 को लेकर आएंगे तो कितना बन जाएगा, 80, और y में से y/5 गया तो ये बन गया 4y/5, 4y/5, ठीक है। बेसिक सिंप्लीफिकेशन। अगर मैं इसको हटाता हूं तो 4 से उड़ा देंगे कितने बार बेटा, 20 बार, और 20 में 5 गुणा कर देंगे, हमारे पास कितना आ गया, 100%। और अगर हमारे पास 100% वैल्यू आ रही है किसमें, पॉजिटिव में, यानी 100% का हमारे पास क्या बन गया, इंक्रीमेंट बन गया। क्या ये बात क्लियर है? बेटा कमेंट बहुत सारे आते हैं, मैं पढ़ाता रहूंगा, तुम लोग के कमेंट्स ही पढ़ता रहूंगा, है ना। चलिए, ए हेलो वंस मोर, पहले क्लास देखिए आप लोग, ठीक है। ऐसे ही चलता रहेगा फिर तो हो चुका बेटा सिलेबस, है ना। ऐसा चलता जाएगा तो हो चुका सिलेबस, ये गलत बात है ना। और बोर्ड वगैरह सब कुछ सही है। कल की जो क्लास में वो नॉइस का मतलब सॉरी साउंड का जो प्रॉब्लम था, साउंड ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं आ रहा था, ठीक है। कई बार थोड़ा बेटा टेक्निकल फॉल्ट्स होती है। अगर आप देखेंगे ना यहाँ का सेटअप कैसा होता है, तो बहुत सारी माइन्यूट चीजें होती हैं जो कई बार उसको चेंज करना पड़ता है सेटिंग को, वो इतना आसान नहीं होता है। तो ठीक है, फिलहाल क्लास को देखा जा सकता है। कल वाली प्रॉपर वॉइस आ रही थी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, थोड़ा सा वॉल्यूम को बढ़ा दिया गया है, अभी प्रॉपर आ रही होगी, अभी आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब कोई फालतू की बात नहीं, ये सब चीजें जितना बताया जा रहा है सुनिए। अब ये सवाल का थोड़ा लेवल है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चुटकियों में सवाल उड़ाओगे, लेकिन उससे पहले चीजों को समझो, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब सुनिए जरा बात को, कि जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं इसी सवाल में, चलो पहले देख लेते हैं। बोल रहा है कि ए आदमी है, एक आदमी की जो सैलरी है वो 2 बार इंक्रीज करती है, और 2 बार इंक्रीज करके 15/8 गुना हो जाती है उसके ओरिजिनल के, ठीक है। और जो सेकंड वाला इंक्रीज हो रहा है परसेंटेज, वो पहले वाले के डबल है। तो फर्स्ट वाला परसेंटेज चेंज निकालना है जब हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से, एकदम अच्छे बच्चों जैसे, जितनी एनालिसिस एक ही कॉन्सेप्ट का आप कर सकते हैं करेंगे, ठीक है। हिंदी में पढ़ते हैं, किसी व्यक्ति का वेतन 2 बार बढ़ाया जाता है और उसके मूल का 15/8 गुना हो जाता है। यदि दूसरा प्रतिशत वृद्धि पहले प्रतिशत वृद्धि का दुगुना है, ठीक है, तो पहला प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं, ठीक है। अच्छा देखिए कैसे होगा, कि जैसे एक आदमी की सैलरी बढ़ रही है, मान लीजिए स्टार्टिंग में कुछ सैलरी रही होगी, इसके बाद पहली बार इंक्रीज हुआ, इसका इंक्रीज होने के बाद यहां पे ये इंक्रीज हो गया। अब जो सेकंड इंक्रीज होगा उसके लिए बेस वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से बिल्कुल देखिएगा, मैंने कहा जो पहला वाला परसेंटेज रहेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला हुआ है कि जो सेकंड वाला परसेंटेज है पहले वाले का डबल है। अगर पहले वाले में x% का चेंज है तो दूसरे वाले में कितने का चेंज आएगा बेटा, 2x% का चेंज आएगा। और दोनों केस में हमारे पास क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या ये सभी लोगों को दिख रहा है? आराम से देखो बढ़िया तरीके से। पहला वाला इंक्रीमेंट अगर x% का है तो दूसरा वाला इंक्रीमेंट कितने का होगा, 2x% का होगा। यहां तक बात क्लियर है? अब बोल रहा है कि जो सैलरी इंक्रीमेंट होके 15/8 गुना हो जाती है। 15/8 गुना का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये बेटा ओरिजिनल सैलरी है, ये सबसे पुरानी वाली सैलरी, यहीं से कहानी की शुरुआत हो रही है, और ये फाइनल सैलरी है। इन्हीं के बीच में कंपैरिजन किया हुआ है। तो बोला हुआ है कि जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि मैंने कहा कि अगर स्टार्टिंग की सैलरी 1 रुपए थी तो 15/8 गुना क्या होगा, 15/8 अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल वाली सैलरी कितनी बन जाएगी, 15/8 बनेगी कि नहीं बनेगी? पहले ये बताओ। अगर मैंने कहा स्टार्टिंग वाली सैलरी यहां वाली को 1 रुपए मान लेते हैं तो
तो 1 रुपए का 15/8 गुना मतलब फाइनल वाली सैलरी कितनी होगी 15/8। ऐसा कर सकते हैं। अब अनुपात में क्या होता है ना कि इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 में अगर 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा 8 बनेगा, तो ये 15। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं, इससे ये भी एक तात्पर्य निकलता है कि अगर पुरानी सैलरी 8 रुपए थी तो 2 बार बढ़ने के बाद सैलरी कितनी हो गई 15। ये इस फ्रैक्शन का यही मतलब है, समझे बात को। पहले फ्रैक्शन का मतलब बता देता हूं कि भाई 15/8 गुना हो गए किसके ओरिजिनल के, तो जो डिनोमिनेटर होता है जो हर होता है उसी से कंपैरिजन होता है। यानी ओरिजिनल सैलरी को 8 मान लीजिए तो नई सैलरी कितनी हो गई 15। इसका मतलब मैं इसको सब हटा देता हूं, मैं यहां पे मैं एक सिंपल सा पॉइंट लिख सकता हूं, इससे सिंपल सा पॉइंट लिख सकता हूं कि हमारे पास सिर्फ सुनिएगा बेटा, ओरिजिनल सैलरी अगर 8 रुपए थी तो जो हमारे पास नई सैलरी है 2 बार इंक्रीमेंट होने के बाद कितनी हो गई 15 हो गई। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई? कुछ पेन वर्क नहीं है, सिर्फ समझो, ठीक है, सिर्फ समझिए आप लोग। अच्छा अगर एक सिंपल सी बात बताओ, 8 से सैलरी 15 हो गई। एक और चीज, जो x% है इसके लिए बेस वैल्यू तो 8 यूनिट होगा और 2x% के लिए बेस वैल्यू 8 नहीं होगा, ये वाला वैल्यू होगा। तो हर परसेंटेज के लिए क्या बेस वैल्यू चेंज हो रहा है? हां, अगर हर परसेंटेज चेंज के लिए बेस वैल्यू चेंज हो रहा है या फिर मेरा हाथ कुछ यूं चल रहा है तो कॉन्सेप्ट वहां पे सक्सेसिव कॉन्सेप्ट लगता है, ये भी सबको पता है, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा ये x% है, ये 2x% है सक्सेसिव में, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर 8 रुपए सैलरी से किसी की सैलरी 15 रुपए हो जाती है, अगर 8 रुपए से सैलरी 15 रुपए हो जाती है तो कितने का इंक्रीज हो रहा है? 7 रुपए का इंक्रीज हो रहा है। कितने का इंक्रीज हो रहा है भाई? 7 रुपए का इंक्रीज हो रहा है। अगर 7 रुपए का इंक्रीज हो रहा है कितने पे? हमेशा ओरिजिनल वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में जाती है, तो 7 बटे कितना बनेगा 8 बनेगा, गुणे में कितना 100%। बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को समझेंगे सभी लोग, ठीक है। मैंने क्या बोला कि 8 रुपए सैलरी से अगर आपकी सैलरी 15 रुपए हो गई, कुछ खास पेन वर्क अभी मैंने इस्तेमाल नहीं किया, बस समझा रहा हूं। 8 रुपए से 15 रुपए मतलब कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है बेटा? 7 रुपए का इंक्रीमेंट। 7 कितने पे? 8 पे। पहली क्लास को पलट कर देख लेना, जो 30% वैल्यू बताया हुआ है उसमें 7/8 भी बताया हुआ है कि 7/8 कितने परसेंट के बराबर होता है? 87.5% के बराबर होता है। 87.5% के बराबर होता है। अब जितनी एनालिसिस बताई जा रही है, जितनी थ्योरीज बताई जा रही है बेटा, एक बार बताऊंगा लेकिन आराम आराम से बताऊंगा, रिपीट नहीं होगा। जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं उनके लिए सही रहता है कि भैया चलो ठीक है, एक बार में चीजें खत्म हो जाती हैं, आराम से बताया जा रहा है, कहीं पर भी जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन अगर आप लोग बाकी सारा काम कर रहे हो और आपको लगेगा कि बीच बीच में से मैं फिर हर एक सवाल को रिपीट करता रहूंगा, तो बेटा एसएससी आपके हिसाब से सवाल सेट नहीं करेगा। आप लोगों के पास ऐसे सवाल देगा और जो टॉपर्स रहते हैं, जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे होते हैं, वो फटाक से आंसर मार्क करते हैं, वो तरीका आप लोगों को सीखना है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से एक एक बात को बारीकी सीखिए। ये 15/8 की जगह पे कुछ भी फ्रैक्शन हो सकता था, कुछ भी भिन्न हो सकता था। तो मैंने कहा अगर इसके ओरिजिनल से कंपेयर कर रहे हैं तो इसका जो हर होगा वो पुरानी वाली सैलरी थी, 8 रुपए पुरानी सैलरी, नई सैलरी कितनी बन गई 15 रुपया। तो 8 से 15 कितने का इंक्रीमेंट? 7 रुपए का इंक्रीमेंट। कितने पे? हमेशा ओरिजिनल पे निकालेंगे, 7 बटे कितना 8, कितना होता है 87.5%। अब सुनना कहानी। मैंने ये बोला कि आपसे पूछा हुआ है पहला वाला परसेंटेज चेंज बताओ, यानी ये जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं फर्स्ट परसेंटेज चेंज के लिए दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैंने ये बोला कि अगर पहले परसेंटेज चेंज को मैंने 20% मान लिया, मान लो पहला वाला ऑप्शन लेते हैं, तो मैंने कहा इसको 20% लिया जाएगा, तो सेकंड वाला कितना आ जाएगा बेटा? क्या 40% आ जाएगा? पहला वाला अगर 20% है तो सेकंड वाला कितना आएगा? 40% आएगा। बहुत बढ़िया। अगर मैं कहता हूं कि मान लो बी ऑप्शन सही होता, तो पहला वाला अगर 30% बनेगा तो दूसरा वाला कितना बनेगा? 60% बनेगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। और अगर मेरे पास पहला वाला 40% होगा तो दूसरा वाला कितना बनेगा? 80% बनेगा। एकदम नॉर्मल समझो, सारी चीजों को लिखना नहीं होगा, बस दिमाग का इस्तेमाल करो। अगर पहला वाला 25% है तो दूसरा वाला कितना बनेगा? इसका दुगना यानी 50%। ये मेरे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि नहीं दिए हुए? और ये दोनों जो परसेंटेज आपके पास 20, 40, 30, 60, 40, 80, 50, 25, 50, ये सब जो है ये सक्सेसिव का पार्ट है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो मैं एक चीज बोलता हूं जैसे हमारे पास सबको पता है, सभी स्टूडेंट्स को पता है कि
अगर मेरे पास सक्सेसिव में परसेंटेज चेंज निकालना है और 2% दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100% होता है। क्या ये फॉर्मूला सबको पता है? सबको क्लियर है ये फॉर्मूला? अब मैं ये कह रहा हूं कि पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अगर फर्स्ट परसेंटेज चेंज 20 होगा तो सेकंड वाला कितना होगा बेटा? 40% होगा। दिखा देता हूं मैं यहां पे 20-40। बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा कि 20-40 का सक्सेसिव कितना बनेगा? क्या फॉर्मूला लगाया जा सकता है? और दोनों इंक्रीमेंट हो रहा है, माइनस साइन का कोई मतलब नहीं है, दोनों इंक्रीमेंट हो रहा है, दोनों पॉजिटिव रहेगा, तो कितना बनेगा? 20 प्लस 40 प्लस 20 गुणे 40 बटे में कितना? 100। ये 2 जीरो उड़ गया, तो ये बना 60, ये बना 8। कितना बन रहा है यहां पे? 68% बन रहा है। कितना बन रहा है बेटा? 68% बन रहा है। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? 68% वाला लॉजिक क्लियर हो गया। अब मैं यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन दूंगा जो ध्यान रखना है, और ये सब चीजें क्लियर रहेंगी तो आप लोगों का स्टेप्स कम हो जाएंगे, पेन वर्क कम हो जाएगा। एवरीवन बेटा, क्या ये 68% बनेगा? कुछ लोगों ने आंसर बता दिया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, है ना, एक चीज जो अपने कॉपी में आप लोग लिखेंगे, है ना, अगर जो तुम्हारे पास x वैल्यू है, अगर उसके यूनिट प्लेस पे यानी इकाई संख्या हमारे पास 0 है, क्या है? इकाई संख्या 0 है, और सेम चीज y पर भी है कि इसकी भी इकाई संख्या अगर 0 है, तो एक सिंपल सी बात बताना कि जोड़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, 20 प्लस 40 60 हो गया, आराम से जोड़ सकते हैं। अगर मेरे पास x में यूनिट प्लेस पे 0 है यानी इकाई संख्या 0 है, और y में भी यूनिट प्लेस 0 है, तो इसका मतलब नीचे में 100 है, 1 0 1 0, दोनों जीरो कैंसल आउट हो जाएगा। अगर दोनों जीरो कैंसल आउट हो गया तो यानी ये वैल्यू कभी डेसिमल में बन ही नहीं सकती। मैं एक सिंपल सी बात बोलूंगा कि अगर मैं बी ऑप्शन लेता हूं, बी ऑप्शन कितने के बराबर बन रहा है भाई? 30-60 का। 30-60 को दो तरीके से हम लोग कैंसल आउट कर सकते हैं, 30-60 को दो तरीके से कैंसल आउट कर सकते हैं। और ध्यान सुनिएगा, मैंने कहा इसका परसेंटेज चेंज बनेगा 30 प्लस 60 प्लस 30 गुणे 60 बटे में कितना? 100। देखो भाई, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, मतलब ये डेसिमल कभी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। एक और तरीका, 30 और 60 को जोड़ने में ही 90 बन जा रहा है, प्लस कुछ तो वैल्यू एक्स्ट्रा होगी, ठीक है, वो जितनी भी आए, लेकिन ये 90 बन गया। और हमें क्या चाहिए? सिंगल परसेंटेज चेंज 87.5% चाहिए, ठीक है। एक सिंपल सी बात समझना, अगर यूनिट प्लेस पे x में भी 0 है और y में भी 0 है, तो जो ये 100 वाला टर्म बनता है, 100 वाला टर्म आता है, ये y की 0 को और x को 0 को उड़ा देगा, मतलब कभी डेसिमल बन ही नहीं पाएगा। मैं कोई भी परसेंटेज चेंज आपको दे दूं जिसमें दोनों में 0 0 आ रहा होगा, वो कभी डेसिमल में आ ही नहीं सकता। यानी एक सिंपल सी बात है 20-40 में देखोगे तो ये बनेगा, सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये 68% आता, अभी सॉल्व किया था। 30-60 का सक्सेसिव लगाएंगे 108% आएगा, और 40 और 80 को जोड़ने पे ही 120 बन जा रहा है, प्लस xy बाई 100 वाला जो हमारे पास रिजल्ट बनेगा वो कितना बनेगा? 32। तो 32 मतलब कितना? 120 और 32 152 बनेगा। समझ में आ रही? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको देखते ही हुए जहां पे यूनिट प्लेस पे 0 0 बन रहा है, तो आपको सिंपल सी बात समझ में आ जानी चाहिए कि यहां पे कभी भी डेसिमल नहीं बन सकता, डेसिमल नहीं बन सकता। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है हमारे पास, कौन सा वाला? 25% वाला, वही मेरा आंसर है। सॉल्व करके देख लेते हैं, जरा रुको, ठीक है। मैं एक मिटा देता हूं, इसमें एक मिटा देता हूं, 25-50 वाला जो रहेगा उसको देख लिया जाए कि क्या ये सही जा रहा है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन था हमारे पास? डी ऑप्शन था। 25% और 50% का सक्सेसिव लगाओगे तो हमारे पास कितना बनेगा? 25 प्लस 50 प्लस 25 गुणे 50 बटे में कितना? 100, यही बनेगा बेटा सभी लोग। तो देखिए एकदम ध्यान से कि तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये जीरो कैंसल आउट हो गया, लेकिन ये 10 वाला जो रहेगा ये किसी को कैंसल आउट नहीं करेगा, यहीं पे डेसिमल बन रहा है। 25 प्लस 50 हमारे पास 75, और यहां पे बन रहा है कितना? 12.5। कैसे? 125 बटे में 10, 12.5, यानी हमारे पास इफेक्टिव परसेंटेज कितना आ जाएगा? 87.5%। क्या सभी मेरे स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया? ठीक है, कि किस तरीके से डायरेक्टली आंसर मार्क करते हैं। एक्सप्लेनेशन मैंने कंप्लीट दिया हुआ है, ठीक है बेटा, ठीक है। कुछ नहीं करना है आप लोगों को, x और 2x लेके सक्सेसिव वाला फॉर्मूला
नहीं लगाना है। ठीक है, किस तरीके से? अब एक रिजल्ट तो याद हो गया होगा कि x और y में यूनिट प्लेस अगर 0 बनेगी तो कभी भी इफेक्टिव परसेंटेज डेसिमल में नहीं आएगा। खत्म बात। कभी ऐसा होता है कि डेसिमल में है और x और y तुम्हारे पास जो ऑप्शन में आ रहा है 0 आ रहा है, तो कभी कंसीडर करना ही नहीं है, कैंसिल हो जाएगा। तो मैं अगर ये रिजल्ट मुझे पता रहेगा नेक्स्ट टाइम, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि 20 से 30 से 40 से आंसर बनेगा ही नहीं, आंसर आएगा 25%। डायरेक्टली मार्क करना होता है। ठीक है, लेकिन पूरी कहानी क्लियर होनी चाहिए बेटा। समझ में आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। प्रतीक बेटा लंबा नहीं हुआ है, मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आपको, पूरा लॉजिक बैठाया है आपको सॉल्व थोड़ी ना करना है यार एग्जाम में इतना। मैंने प्रूव किया है बहुत सारी चीजों को बेटा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन अगर मैं दे रहा हूं किसी चीज का, तो वो रिजल्ट्स आप लोगों को प्रूव करा रहा हूं, वो प्रूव आपको नहीं करना है। वो एक बार प्रूव हो गया ना, तो अगली बार इस्तेमाल करना होगा। समझे बात को? टेंशन मत लो। प्रदीप बोल रहे हैं कि अगर, सुनो बेटा, अगर मगर में मत जाया करो ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा जो आपके पास जितनी पॉसिबिलिटीज रहेंगी वो सारी चीजें मैं कवर करा दूंगा आपको, है ना। अगर आप ये बोल रहे हो कि मान लो 0 वाले ऑप्शंस नहीं रहेंगे, तो सिंपल सी बात है, एक चीज तो कर सकते हो ना, कि मान लो यहां पे 28% होता मान लीजिए, तो 28 और 56 का सक्सेसिव लगा सकते थे फॉर्मूला और देख सकते थे कि 87.5 बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए ये रिजल्ट मुझे ना भी पता हो, तो मैं कह रहा हूं 30 और 60 का मैं सक्सेसिव लगाना चाहता हूं, तो क्या 30-60 को मैं सॉल्व करूंगा? मैं देख रहा हूं 30 और 60 को जोड़ने पे ही 90 बन जा रहा है, 40 और 80 को जोड़ने पे ही 120 बन जा रहा है। XY/100 वाला जो टर्म होता है वो तो और बढ़ा देगा इसको, लेकिन हमें चाहिए 87.5%। दिमाग है बेटा, हर जगह रास्ता ढूंढ लेता है, टेंशन मत लेना, रटना नहीं है। ठीक है, चलिए 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 बेटा, कंफ्यूज मत हो, बातों को समझने की पहले कोशिश करो। चीजों में अगर हम लोग ना कमियां निकालने बैठ जाते हैं, तो पहले आप सीखो बेटा, जितना पहले सीखना है ना उतना सीखो। सारी चीजें आपको बता दी जा रही हैं, उसी में आपके पास सारे सवाल के जवाब हैं। जो लोग कह रहे हैं कि अगर ऑप्शन में जैसे 0-0 वाला नहीं रहेगा, तो बेटा उसको पुट करके देख सकते हो आप सारे ऑप्शंस को। ठीक है ना, कुछ ऑप्शंस थोड़े से हल्के वाले रहेंगे, कम वाले रहेंगे। जैसे मान लो 10 और 20% दे दूं मैं, 10-20% का सक्सेसिव लगा के देख लो, 32% बनेगा। हमें चाहिए 87.5%। तो ये कैलकुलेशंस बड़ी आप फटाफट कर सकते हैं जब आपने प्रैक्टिस खूब सारा किया रहेगा। परेशान बिल्कुल मत होइए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलें। अगला सवाल हमारे पास क्या बोल रहा है? हमारे पास दिया हुआ है द टिकट फेयर बिटवीन गोवा एंड मुंबई। ठीक है, बात कर दिया टिकट की, और जो टिकट प्राइस है उसको 12.5% बढ़ा दिया जाता है ना। गोवा जाना है ना आगे चल के। एज अ रिजल्ट देयर वॉज अ फॉल ऑफ 11.11% इन द ट्रेवलर्स। कभी देखा है कि दाम बढ़ जाने की वजह से अगर किसी का किराया बढ़ा दिया जाए, ठीक है, फ्लाइट का किराया बढ़ जाए, तो लोग कहते हैं चलो ट्रेन से ही निकल देते हैं। तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ पैसेंजर्स या ट्रेवलर्स में क्या होती है, कमी आती है, यात्रियों में कमी आती है, किराया क्योंकि बढ़ा दिया गया है। अब ये सेम लॉजिक है, वही मूवी वाला, यही सेम लॉजिक है हमारे पास जब आप कोई कॉमोडिटी को खरीदने जाते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल सी बात है, मैं लिखूंगा शॉर्ट में कि जो भी टोटल रेवेन्यू होता है, राजस्व जिसको बोलते हैं, रेवेन्यू बराबर टिकट का प्राइस, शॉर्ट में लिख रहा हूं, टिकट का प्राइस मल्टीप्लाइड बाय पैसेंजर्स यानी यात्रियों की संख्या, पैसेंजर्स यानी यात्रियों की संख्या। सिंपल इतना समझ सकते हैं। हमें क्या मतलब होता है बेटा, सारी चीजें अगर देख लीजिए आप, तो बार बार मैं एक साइन के पीछे पड़ा हुआ हूं, मल्टीप्लीकेशन, बार बार मैं एक साइन के पीछे पड़ा हुआ हूं, दैट इज मल्टीप्लीकेशन। बहुत बढ़िया। अब मैं कह रहा हूं आपसे कि 12.5% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है भाई, भिन्न क्या होता है, 1/8 होता है। कितना होता है, 1/8। अब एकदम बच्चों जैसे आप लोगों को नहीं करना है, 1/8, 1/8 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो क्या मैं फटाफट 8 को एज इट इज लिखकर 8 में 1 जोड़कर 9 कर सकता हूं? बहुत आराम से, बहुत प्यार से सारी चीजों को बताया हुआ था बेटा, भूल मत जाना। ठीक है, अपने वाले को भूल जाना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर को मत भूल जाना बेटा, आगे चल के भी इस्तेमाल करता रहूंगा। ठीक है, तो 12.5% का इंक्रीमेंट का मतलब 8 एज इट इज आएगा, 1 जोड़ दिया, 9/8 बन गया। न्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू बनती है, पुरानी अपॉन नई संख्या। 11.11% कितने के बराबर होता है भाई, 1/9 के बराबर होता है। 1/9 का क्या हो रहा है भाई, डिक्रीमेंट हो रहा है। यानी ये तुम्हारे पास कितना बनेगा, 9 तुम्हारे पास एज इट इज आ गया, और 9 में 1 घटाना पड़ेगा, तो कितना बनेगा, 8 बनेगा।
एक सिंपल सी बात बताइए। अब जरा बात करते हैं रेवेन्यू की। अब जरा बात करते हैं रेवेन्यू की। तो 9 से 9 उड़ गया, 8 से 8 उड़ गया, कितना बन गया हमारे पास? 1/1 आ गया। क्या बन गया हमारे पास? 1/1 बन गया। 1/1 का मतलब क्या है? ये तुम्हारे पास नया रेवेन्यू, ये ओल्ड रेवेन्यू। पहले भी 1 रुपया था, आज भी 1 रुपया है, मतलब रेवेन्यू में कोई चेंज नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेवेन्यू का परसेंटेज चेंज कितना है, तो 0%, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन आपसे यह बोला हुआ है कि अगर नया जो रेवेन्यू है 2.7 करोड़ का है, तो इनिशियल वाला रेवेन्यू यानी पुराना राजस्व कितना था? तो सिंपल सी बात है, जितना नया वाला है उतना ही पुराना वाला होगा। इस सवाल का उत्तर कितना हो गया? 2.7 करोड़। यस और नो? है ना? परसेंटेज चेंज पूछता 0%। अब मैंने बोला कि पुराना नया वाला राजस्व जो है वो हमारे पास इंक्रीज डिक्रीज जो भी हुआ है प्राइस में और पैसेंजर्स में, वो 2.7 करोड़ है। तो पुराना वाला कितना होगा? दोनों बराबर होंगे। 2.7 करोड़ आंसर आ गया सवाल का। ठीक है, लेकिन क्या कुछ लोगों को याद है कि मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि जब भी पड़ोसी वैल्यू आती हैं 1/8, 1/9, जैसे एग्जांपल शॉर्ट में मैं लिखूंगा, जैसे यहां पे ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा 1/7 कितने के बराबर होता है? तो आप बोलेंगे 14 सही 2/7% के बराबर होता है ना? 1/8 कितने के बराबर होता है? 12.5% के बराबर होता है। बहुत बढ़िया। 1/9 कितने के बराबर होता है? तो 11 सही 1/9% के बराबर होता है। यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि अगर इन दोनों परसेंटेज की बात की जाए तो क्या ये पड़ोसी वैल्यू हैं? यही मैंने टेक्निक बताया था। अगर दोनों पड़ोसी वैल्यू आ जाए, बड़े वाले वैल्यू को इंक्रीज कर दिया जाए, छोटे वाले को डिक्रीज, मुझे पता है इसका काउंटर क्वेश्चन क्या बनता है कि सर बड़े वाले को कम करके छोटे वाले को बढ़ा दिया जाए। टेक्निक काम नहीं करेगा, उसके लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड बताया गया बेटा। हर जगह पे हर टेक्निक काम नहीं करती है। जो रिजल्ट होता है उसके लिए कुछ कंडीशन होती है। तो जो बड़ी वाली वैल्यू है वो बढ़नी चाहिए, छोटी वाली वैल्यू घटनी चाहिए। अगर कभी भी ये वैल्यू आप देख जाए, हमेशा जो इफेक्टिव परसेंटेज रहेगा वो कितना आ जाएगा? 0%, मतलब नो चेंज। इसका मतलब डायरेक्टली आंसर मार्क किया जा सकता था 2.7 करोड़। ठीक है, धीमे धीमे देखेंगे। जैसे आप कहते हैं ना कि सीढ़ी लगाने के लिए एक एक सीढ़ी, 1 स्टेप आप बढ़ते जाते हैं, उसी तरीके से आप लोगों की डेवलपमेंट भी होती जाएगी। लेकिन सेल्फ डाउट में कभी मत रहना। जितना चीज बताया जा रहा है पहले उसको, बहुत इंपॉर्टेंट वो सब चीजें हैं, पढ़ते जाइए। जिस तरीके से, जिस फ्लो में मैं चीजों को बता रहा हूं, ट्रस्ट मी, उसमें डेवलपमेंट होगा। ये कोई बहबाई वाली बात नहीं है, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। ठीक है, क्लियर? ये तो रटना है 1/8 बराबर 12.5। अरे यार, इसको याद तो करना ही पड़ेगा, रटना नहीं होता है, याद करना होता है। अंतर होता है दोनों में। ठीक है, अब तुम लोगों को क्या लगता है, मतलब कि कोई आएगा तुमको एग्जाम बताने के लिए, ए बाबू 12.5% 1/8 होता है, वो याद तो करना ही पड़ेगा यार। कोई तुमको क्या मतलब कि बैठ के कोई तुम्हारे में भरेगा है? कुछ भी करते हो यार तुम लोग। हाँ, यहां पर देखिए, इस सवाल में जो मशीन का प्राइस है वो 12,500 रुपए है ना। अगले 3 सालों का कुछ प्रिडिक्शन हुआ है कि सक्सेसिवली कुछ इंक्रीज डिक्रीज होगा। तो पहले 2 सालों में सक्सेसिवली 10 और 12%, 12.5% का इंक्रीमेंट होगा, 10% और 12.5% का। ठीक है, और इसके बाद जो तीसरा साल है उसमें 11 सही 1/9% का हमारे पास क्या होगा? डिक्रीमेंट होगा। यही हो रहा है हमारे पास। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि इसको ना एकदम क्विकली करना है, हम लोग को एकदम क्विकली करना है। तो पहले जरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं एकदम बढ़िया से, एकदम बढ़िया बच्चों जैसे। ठीक है, एकदम अच्छे से समझिएगा। मैंने कहा पहले प्राइस कितना है बेटा? पहले प्राइस कितना है हमारे पास? 12,000 रुपए का। कितना प्राइस है हमारे पास? 12,000 रुपए का। ठीक है, पहले साल का इंक्रीमेंट हो रहा है कितने का? 10% का। फिर आगे आप यहां पे प्राइस बढ़ने के बाद प्राइस यहां पे आ गई। फिर इसके बाद अगले बार हमारे पास इंक्रीमेंट हो रहा है कितने का? 12.5% का। 12.5% का फिर से इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमारे पास अगले साल क्या हो रहा है? 11 सही 1/9% का डिक्रीमेंट हो रहा है। 11 सही 1/9% का क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीमेंट हो रहा है ना। अच्छा, ये बताइए, इस 10% का बेस वैल्यू 12,000, इस 12.5% का बेस वैल्यू ये वाला रहेगा, और 11 से 1/9% का बेस वैल्यू ये रहेगा। हर परसेंटेज का हमेशा बेस वैल्यू होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये नई प्राइस निकालनी है, नई प्राइस निकालनी है। एक जरा फ्लो समझिएगा आप लोग। पुरानी वाली प्राइस को लिख लीजिए 12,000। कितना लिख लिया हम लोग? 12,000 पुरानी वाली प्राइस को।
मैंने आप लोगों को बताया था कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर उसी दोस्त की तरह से होता है कि जब आपको कोई छोड़कर चला जाता है तो मूव ऑन करने में, आगे बढ़ने में वही दोस्त मदद करता है, वही होता है हमारे पास मल्टीप्लाइंग फैक्टर। जैसे कहने का मतलब किसी की प्राइस में अगर 10% की वृद्धि होगी तो 110% बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा ना 10%, 110% बनेगा। तो वही 110% का हम लोग फ्रैक्शनल वैल्यू लिख देते हैं। जैसे 10% कितने के बराबर होता है? 1/10 के बराबर होता है। तो आप क्या करेंगे, इस 10 में एक जोड़ देंगे, कितना बनेगा बेटा? 11/10 बनेगा। अब एक सिंपल सा पहले फ्लो समझ लीजिए। कई लोग ना बेटा फटाफट फटाफट लिखकर बता तो देते हैं, लेकिन इसका ना प्रोसेस नहीं समझाते हैं। 12,000 में 12,000 मतलब यहां पे पहुंच गए आप। जैसे ही आपने 10% का इंक्रीज विच इज 110%, उसको मैं 11/10 लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही आपने 11/10 मल्टीप्लाई कर लिया, आप पहुंच गए यहां पे, आप पहुंच गए यहां पे। अब 12.5% मतलब कितना होता है? 1/8 होता है। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो 8 में एक जोड़ना पड़ेगा। 8 में एक जोड़ेंगे, हमारे पास कितना आ गया? 9/8। जैसे ही आप फर्दर 9/8 जोड़े, आप पहुंच गए यहां पे। इसके बाद 11 से ही 1/9% हमारे पास कितने के बराबर होता है? 1/9 के बराबर होता है। 1/9, 1/9 का बेटा क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट हो रहा है। तो 9 में से 1 को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो कितना बन जाएगा? ये 8/9 बन जाएगा। और यही तुम्हारे पास यहां की प्राइस निकलेगी जो आपसे पूछा हुआ है। क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, देखो कितना आसान हो गया कि 9 से 9, 8 से 8 कैंसल आउट हो गया, है ना। और यहां पे 11/10 है, 0 से 0। अगर 11 और 12 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना बनेगा? 132 और 2 0, ठीक है, 13,200। 13,200 सवाल का उत्तर आ गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स को बात क्लियर हो गई है ना। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड, ठीक है, वेरी गुड। अब एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं यहां पे, अगर आप लोग शायद भूल गए हो, ये देख रहे हो 12.5% का इंक्रीमेंट और जैसे 1/8 का इंक्रीमेंट, 1/9 का डिक्रीमेंट, ये पूरा कैंसल आउट हुआ कि नहीं हुआ? ये पड़ोसी वैल्यू आ गई हैं जिसमें बड़ी वाली वैल्यू इंक्रीज कर रही है, छोटी वाली वैल्यू डिक्रीज कर रही है। इन दोनों का इफेक्टिव परसेंटेज 0 बनेगा। तो सिर्फ आप 12,000 में 10% बढ़ा देंगे, 1,200 रुपए, तो 13,200 रुपए आंसर बन जाएगा। ये कहते हैं बेटा एनालिसिस, ये कहते हैं एनालिसिस। समझे? समझ में आया? अरे बोलो भाई, बोलो, क्लियर है? प्रतीक, कौन सा क्वेश्चन चाहिए बेटा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो एक काम करो, किसी ने कहा कि एक क्वेश्चन और दीजिए इस टाइप का, ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं। आप लोग ना फटाफट मल्टीप्लाइंग फैक्टर मेथड लगाओगे। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि मेरे पास 10,000 रुपए का सामान है कुछ, ठीक है, 10,000 रुपए का सामान है। इसमें पहले 10% का इंक्रीज कर दो, है ना, या फिर क्या हो गया भाई? जैसे रुक जाइए, मान लो 15,600 रुपए का कोई आर्टिकल है, 15,600 रुपए का, है ना। इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले 7 सही 9/13%, ठीक है, का इंक्रीमेंट कर दो। फिर क्या करना है? फिर इसके बाद 8 सही 1/3% का भी इंक्रीमेंट कर दो। और आप बताइए कि फाइनल प्राइस कितना बनेगा? आप बताइए फाइनल प्राइस कितना बनेगा? क्लियर है? कोई डाउट नहीं रहेगा बेटा, कोई डाउट नहीं रहेगा। ध्यान सुनिए, मैंने कहा कोई मशीन का प्राइस 15,600 है जिसको सक्सेसिवली क्रमागत में 2 बार बढ़ाया गया, 7 सही 9/13% और 8 सही 1/3%, ठीक है। तो आपके पास कितने के बराबर बनेगा? सुन लो जरा ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पे जो 7 सही 9/13% है वो कितने के बराबर होता है? 1/13 के बराबर होता है। और इसका क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीमेंट हो रहा है।
8 सही 1/3% कितने के बराबर होता है? 1/12 के बराबर होता है। यस और नो? इसका भी क्या हो रहा है? इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है जी, इन दोनों का इंक्रीमेंट हो रहा है। कैसे करेंगे सुनिए, ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू है 15,600, ठीक है, 15,600 मैंने लिख दिया। 15,600 में क्या मल्टीप्लाई करोगे? अब देखो बेटा टेढ़ा परसेंटेज है, 100 बेस वाला मेथड नहीं ले सकते, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही काम आएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर इंक्रीमेंट हो रहा है तो 13 में एक जोड़ दीजिए, कितना बनेगा? 14/13। कितना बनेगा? 14/13। जैसे ही 15,600 में अगर 14/13 मल्टीप्लाई कर दिया गया, हम लोग पहुंच गए यहां पे। ठीक है, अगला क्या हो रहा है? 1/12 का इंक्रीमेंट, मतलब 12 में एक जोड़ देंगे, कितना बनेगा? 13/12 बनेगा, 13/12। अब ये सॉल्व करके बताइए कौन सा आंसर बनेगा। जैसे सबसे पहले तो 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, है ना। 12 से देखिए, 12 से ये जाना चाहिए, 12 कम 12, 1300 बार चला गया। और 14 और 13 जब मल्टीप्लाई होगा, 14 और 13 मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास बनता है 182। ठीक है, कितना बनता है? 182 बनता है, और 2 जीरो आ गया, 18,200 सवाल का उत्तर बन गया। तो क्या इसका फ्लो समझ में आया आप लोगों को? बोलिए, 18,200 सवाल का उत्तर बन गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब तो यार इतना क्लियर हो चुका होगा। हाँ, ये स्प्राइट फैंटा कौन लिख रहा है जी? वेरी गुड, बहुत शानदार। चलो, अच्छा, चलिए जी। अब देखो यहां पे क्या होता है, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो हमारे पास एग्जाम में आता है, ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, इसके और जितने भी मतलब लगभग सारी वैरायटीज मैं कवर करा दूंगा, प्रैक्टिस के लिए खूब सारे क्वेश्चन दूंगा इस वैरायटी का, है ना। जब भी सवाल में बार बार रिमेनिंग वर्ड यूज करता है या बार बार शेष वर्ड यूज करता है, मतलब एक आदमी की कुछ आमदनी है, उसके बाद वो कुछ पैसा जो है अपने आमदनी में से, कुछ इनकम में से इतना % खर्च कर देता है, मान लो मकान के किराए में, शेष का इतना % मेडिकल के खर्चों पे खर्च करता है, फिर से शेष का या रिमेनिंग का। हमारे पास इस तरीके से बार बार जब रिमेनिंग वर्ड यूज करता है, अपने कॉपी में लिख लो बेटा, बार बार रिमेनिंग वर्ड यूज करेगा जब भी ये खर्चे वाले क्वेश्चंस में, या फिर शेष वर्ड यूज करेगा, इसका मतलब याद रखिएगा ये सक्सेसिव का ही कॉन्सेप्ट है। अब बिल्कुल लास्ट स्टेज में चल रहे हैं सक्सेसिव, इसके बाद 3-4 सवालों बाद खत्म हो जाएगा, 1-2 सवाल एक्स्ट्रा बस कराने होंगे मुझे। इसके बाद खूब सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मिलेगा वो आप लोगों को अगले हफ्ते ही मिलेगा। इसके पहले मैं चाहूंगा कि इस टॉपिक को बेटा बार बार रिवाइज करें, वो एंड में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और मेरी क्लास जब स्टार्ट होती है तो एक चीज, खाना वाना खा के बैठ जाया करो, क्योंकि मेरा जब तक कंटेंट खत्म नहीं होगा तब तक मैं पढ़ाऊंगा बेटा। और अभी हम लोग टेक्निकली देखोगे ना, वैदिक मैथ्स को थोड़ा सा हटा दीजिए, तो अभी हम लोग पहले चैप्टर पे हैं, समझे बात को। और अभी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, मैं एक्स्ट्रा क्लासेस भी ले सकता हूं, मैं रात में क्लासेस ले लूं, जैसे भी लूंगा, कुछ भी अगर मेरी प्लानिंग रहेगी, आप लोगों को पूरा सपोर्ट, क्योंकि लास्ट में मैं एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लूंगा, ताकि आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी कर सको। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। In a month, a person spends 6.66% of income on medical, 20% of remaining, आ गया रिमेनिंग, हिंदी में भी पढ़ाऊंगा अभी, on education, and 16.66% of remaining on rent। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद कुछ पूछा हुआ है, कुछ दिया हुआ है, जरा हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक महीने में एक व्यक्ति चिकित्सा पर, है ना, आय का 6.66%, ठीक है, इतना % खर्च करता है। इसको मैं 6 होल 2/3% भी लिख सकता हूं, इतना % खर्च करता है, ऐसे भी दिया जा सकता है। फिर बोल रहा है कि शेष का 20% किराए पर खर्च करता है, और शेष का फिर से 16.66%, ये बोलते हैं हम लोग 16 सही 2/3%। समझ में आ गई बात? ठीक है, खर्च करता है। अब इसके बाद कुछ कंडीशन है जिसको मैं पढ़ूंगा। पहले
सवाल को पढ़कर सक्सेसिव वाला डायग्राम बन जाना चाहिए। देखिए, जब आपकी इनकम आएगी, मान लीजिए कोई इनकम टैक्स ऑफिसर बन गया, है ना, मेरे ही घर पे छापा मारने मत आ जाना, ठीक है, कुछ नहीं मिलेगा। जीएसटी इंस्पेक्टर कोई बन जाता है, कल को कोई ऑडिटर बनता है, कोई एएसओ में जाता है, कोई प्रिवेंटरी ऑफिसर बनता है, कोई एग्जामिनर बनता है, कोई एमईए में जाता है, कहीं भी जाते हो, इनकम आएगी, उसी में से आप खर्च करते जाओगे। तो मान लीजिए आपका कंडीशन ले लेते हैं कि शेष में से बार बार आप खर्च कर रहे हो, कुछ इस प्रकार से अगर मैं डेटा को दे रहा हूं तो कहने का मतलब क्या हुआ, इसका जरा पहले डायग्राम समझ लेते हैं, ठीक है। तो जरा देखिएगा, अगर आपके क्वेश्चन, आपकी कहानी में क्या हो रहा है, पहले शुरुआत क्या होगी, पहले इनकम आएगी, पहले ये हमारे पास शुरुआत कहां पे है भाई, आय, आय बोले तो इनकम, यहां से कहानी की शुरुआत होगी आय से। फिर क्या हो रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहला जो खर्चा हो रहा है वो हमारे पास कितने परसेंट का हो रहा है, 6 सही 2/3% का, या फिर 6.66% का खर्चा हुआ हमारे पास। और खर्चा होने का मतलब क्या होता है, पैसा कम होता जाएगा ना, मतलब जो आपके पास पैसा आया था वो कम होता जाएगा, इसीलिए डाउन एरो, हमेशा खर्चा क्या करेगा, पैसे को कम करेगा। बहुत बढ़िया। फिर क्या हुआ कि अब शेष का, खर्च करने के बाद मान लीजिए पैसा इतना बचता है, अब इस शेष का हमारे पास पैसा कितना हो गया, दैट इज 20% हमारे पास खर्च कर दिया गया, 20% खर्च कर दिया गया। फिर वापस से शेष का, थोड़ी स्पेस कम है इसलिए डायग्राम बहुत अच्छे से नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं, शेष का वापस से कितना परसेंट, 16 सहित 2/3 या 16.66% का खर्चा हो रहा है, ठीक है। और ये पहला वाला खर्चा हो रहा है मेडिकल पे, दूसरा वाला किराया, एजुकेशन पे, तीसरा वाला किराए पे, यही हो रहा है। अब ये बताओ, सारा खर्च करने के बाद जहां पे आप पहुंचोगे इसी को बोलेंगे बेटा सेविंग्स। क्या बोलेंगे, सेविंग्स, हिंदी में लिखेंगे बचत, हिंदी में लिखेंगे बचत। मतलब कहानी की शुरुआत कहां पे हो रही है, आपकी इनकम से, खर्च करते गए सक्सेसिवली, और चाहे 10% दे फर्क नहीं पड़ता है मुझे, लेकिन कहानी रुक कहां पे रही है, कहां पे खत्म हो रही है, सेविंग्स पे रुक रही है। समझे बात को। अच्छा, अगर ये पॉइंट हो चुका है क्लियर, तो जरा बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। सबसे पहले इनकम के लिए मैंने वर्ड यूज किया बेटा आई। क्या यूज किया, आई, मल्टीप्लाइड बाई। इनकम के लिए क्या यूज किया मैंने, आई यूज किया। अब मुझे ये बताओ 6.66% का मतलब क्या होता है भाई, कितने परसेंट के बराबर होता है ये, 6.66%। क्विकली बताएंगे सभी लोग। 1/15 कितना होता है, 1/15। और हमेशा रखना, खर्च करने का मतलब वैल्यू क्या होता है बेटा, कम हो जाता है, 1/15। अगर 1/15 हम लोग कम करेंगे तो यानी कितना होगा, 15 में से 1 घटाएंगे तो कितना बनेगा, 14/15 बनेगा। अब बिल्कुल फ्लो को समझेंगे आप लोग। मैं इतना एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूं कि सभी मेरे स्टूडेंट्स को पूरा उस चीज का आर्किटेक्चर, पूरा साइंस समझ में आना चाहिए आप लोगों को। आप लोग थे इनकम पे, जैसे ही आपने 14/15 मल्टीप्लाई किया, आप लोग पहुंच गए यहां पे। पहला वाला खर्चा करने के बाद कितना पैसा बचा, फिर आपके पास 20% का खर्चा हो रहा है, मतलब कितना हो जाएगा, 1/5। 1/5 का अगर खर्चा करेंगे तो कितने के बराबर होगा, 5 में से 1 घटाना पड़ेगा, तो यानी कितना बनेगा, 4/5। फिर अगेन मल्टीप्लाइड बाई, अगेन मल्टीप्लाइड बाई 16.66%, 1/6। 1/6 का मतलब कितना हो जाएगा, मतलब 6 में से 1 घटा दिया गया, यानी कितना, 5, 5/6। अब कहां पहुंच गए आप, पहले 1/5 घटाने के बाद 4/5 मल्टीप्लाई हुआ, यहां पहुंच गए। फिर 5/6 मल्टीप्लाई करने के बाद आप फाइनली सेविंग्स में पहुंच चुके हैं। तो ये बराबर कितने का आ जाएगा, सेविंग, जिसको मैं एस बोल रहा हूं। पहले ये बताओ सबको क्लियर हुआ बेटा, मुझे आंसर से मतलब नहीं है, मुझे बस इस वाले इक्वेशन से मतलब है। क्या आप लोगों को क्लियर हुआ? हाँ जी, क्या ये एक्सप्रेशन समझ में आया? जल्दी से बताएंगे। प्रतीक बेटा पूरी क्लास रिपीट कर लो, अगर क्लास अगर आपने देखा नहीं हुआ स्टार्टिंग का तो। क्लियर हो गया? कहानी की शुरुआत इनकम से, सबका रेस्पेक्टिव मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसीलिए कल वाली क्लास में मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट था, जिसको मैंने एकदम फोकस किया हुआ था, ठीक है। इससे देखो क्या होगा कि इनकम और सेविंग का रेशियो आ जाएगा। अब देखो मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से बेटा, एकदम अच्छे बच्चों जैसे। 5 से 5 उड़ा दिया मैंने, और क्या बच रहा है भाई, तुम्हारे पास 2 से ये 3 बार, 2 से ये 2 बार, है ना। तो या 15 तिया 45, 14 दूनी 28,
तो यानी मैं बोलूंगा कि इनकम अपॉन सेविंग्स का जो रेशियो आएगा वो कितने के बराबर आएगा, 15 तिया 45 ऊपर चला गया, 45 ऊपर चला गया, और 14 टू 28 इधर आ गया। तो यानी मैं एक सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि इनकम के सामने कौन सी वैल्यू आ रही है बेटा, 45। इनकम के सामने 45 और सेविंग के सामने कौन सी वैल्यू आ रही है, 28। अगर 45 रुपए कमाने वाला आदमी अगर 28 रुपए बचाएगा तो खर्चा कितना करेगा, इसको भी तो यूनिट में निकाला जा सकता है। खर्च कितना करेगा, 45 में से 28 रुपए माइनस कर दीजिए, कितना आएगा हमारे पास, 17 रुपए के बराबर आएगा, अगर खर्च की यूनिट कहीं से भी निकालनी पड़ी तो। ठीक है, पहले ये बताइए यहां तक क्लियर। 45 हमारे पास इनकम, तो सेविंग कितना 28, तो एक्सपेंडिचर कितना आएगा, 45 में से 28 माइनस किया, यानी हमारे पास 17 यूनिट जो है एक्सपेंडिचर आ गया। अब सवाल में लेकिन दिया गया है जो इस आदमी की सेविंग्स है वो 14,000 पर मंथ है, 14,000 रुपए पर मंथ। तो यानी जरा मैं इसको सॉल्व करता हूं, 28 यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितने के बराबर दिया हुआ है, 14,000 के बराबर। तो 28 यूनिट का वैल्यू बेटा अगर 14,000 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है, 14,000 के बराबर दिया हुआ है, तो एक यूनिट कितने के बराबर होगा, देखो 140 को अगर 28 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, मतलब एक यूनिट हमारे पास कितने के बराबर बनेगा, 500 रुपए के बराबर बनेगा। एक यूनिट कितने के बराबर बनेगा, 500 रुपए के बराबर बनेगा। तो बात समझ में आया, एक यूनिट कितने के बराबर, 500 रुपए के बराबर। अब पॉइंट यह है कि अगर मुझे इनकम निकालना है तो मुझे 45 यूनिट को सॉल्व करना पड़ेगा, 45 यूनिट है, तो 45 यूनिट कितने के बराबर होगा, जरा आप लोगों को दिख रहा होगा, बस मैं इसको फटाफट लिख लूंगा, 45 गुणे 500, 45 गुणे 500 कितने के बराबर होगा भाई, 22,500 रुपए के बराबर होगा। कितना आएगा, 22,500 रुपए के बराबर हो गया। लेकिन याद रखना कि 22,500 रुपए हमारे पास सवाल में दिया होगा, मतलब ऑप्शन में दिया रहेगा। जितने भी लोग 22,500 रुपए आंसर मार्क करेंगे सबका आंसर गलत हो जाएगा एक लाइन से। पैंतालीस ऊपर क्यों लिखे हैं, मतलब अरे भाई जो इसका रेशियो लिखना था ना, भाई जो सेविंग है इसको नीचे लेके गए, इनकम अपॉन सेविंग। अब 15 तिया ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 14 दूनी 28 यहां पे आ जाएगा। काहे परेशान हो रहे हो, हाँ जी श्वेता, जस्ट वन स्मॉल क्वेश्चन, डिड यू वॉच द लास्ट वीडियोस ऑफ परसेंटेज? क्या आपने परसेंटेज का पुराना वीडियो देखा है जो 2 पार्ट मैंने कराया है? जस्ट आस्किंग, क्या आपने पिछले 2 क्लासेस प्रॉपरली देखे हुए हैं? बेटा दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं रहेगा कि मैं हर सवाल को इस तरीके से रिपीट करूंगा, वरना सिलेबस आप लोग भूल जाइए। मैं कितने आराम से बेटा बता रहा हूं, आप टाइमर देख लीजिए कि एक एक पार्ट को, एक एक चीज को कितना मैं क्रिस्टल क्लियर बता रहा हूं। लेकिन अगर आपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला लॉजिक आपको क्लियर नहीं है तो आपको कल की क्लास देखनी पड़ेगी, ठीक है? हाँ बेटा सिंपल, अरे यार बेटा 28 बराबर 14,000 है ना, ये रुक जाओ, इसको हटा देते हैं, कहीं से दिक्कत हो रही है क्या? इसको देखो पहले, सुनो, मैं अगला पेज ले लेता हूं। हमारे पास सेविंग बेटा 28 है, इनकम 45 है, एक्सपेंडिचर 17 आएगा अगर निकालना होगा तो। एक मिनट सुनिए जरा, जो सेविंग्स है वो 28 यूनिट है। सेविंग कितना यूनिट है भाई, 28 यूनिट, ठीक है, 28 यूनिट सेविंग है। यही तुम्हारे पास कितने के बराबर है, 14,000 रुपए के बराबर है। तो बेटा एक यूनिट, यूनिटरी मेथड बेटा स्कूल में पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से, इतना रिवाइव कर लीजिए। 14,000 बटे में कितना आ जाएगा बेटा, 28 करेंगे तो 28 पंजे 140 जाएगा, 500 आ गया एक यूनिट का वैल्यू। अगर मुझे इनकम निकालनी है, इनकम सबने देखा 45 यूनिट के बराबर है, तो हमारे पास 45 गुणे में कितना करना होगा, 500 रुपए करना होगा, यानी कितना बन जाएगा, 22,500 रुपए के बराबर बनेगा। लेकिन एक क्वेश्चन में चीजें छुपी हुई थी जिसको शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। वो क्या चीज था, सुनिएगा। हमारे पास पूछा हुआ है एनुअल इनकम, क्या पूछा हुआ है, एनुअल इनकम, और दिया क्या है, मंथली सेविंग्स। तो जो मैंने अभी 45 यूनिट का वैल्यू निकाला हुआ है, क्योंकि सेविंग्स पर मंथ है तो इनकम भी तो पर मंथ निकला। अगर मेरे पास आय पूरे साल भर की निकालनी है तो ये हमारे पास मंथली इनकम है। क्या है बेटा, मंथली इनकम। अगर आपको एनुअल इनकम निकालनी है, सालाना आय निकालनी है, तो कितने के बराबर बनेगा, 22,500 में 12 गुणा करना पड़ेगा, यानी कितना आ जाएगा, 20, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, 6 30,
12 दूनी 24, 3 27, 2,70,000 रुपए इस सवाल का सही उत्तर होगा। 22,500 एक ट्रैप था। यस, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, गलती अभी कर लो, ठीक है। कॉलेज में रहते ही हुए गलती कर लो, ताकि आगे जाके अब शादी हो पता लगे दोबारा थोड़ी ना प्यार होगा। अभी कर लो जितना प्यार करना है, समझे बात को। अब मेरे पे अप्लाई मत करने लगना। चलिए अगला सवाल है ना, अगला सवाल एक छोटी सी इसमें ट्रिक छुपी हुई है, बाकी सवाल सेम है, बाकी क्वेश्चन सेम है कि एक आदमी जो है 6.25% अपनी इनकम का खर्च करता है किस पे, किराए पे। फिर से वर्ड आ गया बेटा रिमेनिंग, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं आप लोग। वर्ड हमारे पास क्या आ गया, शेष। अब कुछ कहानी है इसमें जो मैं भी पूरा बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन ध्यान सुनिएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 6.25% खर्च करता है किराए पर, और वर्ड आ गया शेष, बहुत बढ़िया, सर्कल कर दिया। शेष राशि का 13% दवा पर और 27% शिक्षा पर, और शेष राशि का हमारे पास 10% मनोरंजन पर और खर्च करता है। ठीक है, अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाऊं, आप लोग मुझे बताइएगा क्या यह डायग्राम सही है या नहीं। ठीक है, क्योंकि सक्सेसिव हमारे पास हाथ कुछ इस प्रकार से चलता है। बिल्कुल ध्यान से बेटा, कहानी की शुरुआत कहां पे होगी, इनकम से होगी। कहानी की शुरुआत हमारे पास कहां से होती है, इनकम से होती है। होती ही नहीं होती है, ठीक है, जो भी उसकी इनकम होगी। पहला खर्च हो रहा है 6.25% का, 6.25% का खर्च हो रहा है, ये आ गया हमारे पास रिमेनिंग। फिर जो सेकंड खर्च हो रहा है वो 13% का हो रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा छोटे में लिख रहा हूं। फिर अगला खर्चा कितने का हो रहा है, 27% का हो रहा है। ठीक है, खर्च मतलब पैसा कम हो रहा है। फिर अगला खर्च कितने का हो रहा है, 10% का। और यहां पे कहानी बच गई, यहां पे आ गए। जल्दी 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 बेटा सिंपल सी बात है, एनुअल वाला कैसे समझ में नहीं आया। जो आपने सॉल्व किया था 22,500 रुपए, वो आपकी मंथली सेविंग आई थी, मतलब मंथली इनकम आई थी। कैसे, मंथली सेविंग से आपने इक्वेट किया था 14,000 रुपए से, वो मंथली सेविंग थी। अगर वहां से इनकम निकालोगे तो मंथली ही तो इनकम आएगी ना। तो अगर आपकी एक महीने की इनकम 22,500 रुपए है बेटा, तो सालाना इनकम कितनी आएगी, एक साल भर की इनकम कितनी आएगी, एक साल में कितने महीने, 12 महीने। हर महीने 22,500 रुपए पाओगे तो 22,500 इंटू 12 करना पड़ेगा ना। अब जरा ये बताओ, क्या ये डायग्राम सही है, क्या ये डायग्राम सही है। मैंने थोड़ा ऐसे बनाया हुआ है, देखिए डायग्राम गलत क्यों है, सुनिएगा जरा ध्यान से। जो आपके पास यहां पर 13% ऑन मेडिसिन हो रहा है, क्या 13% और 27% के बीच में कहीं पर रिमेनिंग वर्ड दिखा, क्या 13% और 27% के बीच में कहीं पर रिमेनिंग वर्ड दिखा, नहीं दिखा। इसका मतलब ये डायग्राम मैंने गलत बनाया हुआ है। कोई भी गलत डायग्राम नहीं बनाएगा बेटा, वरना पूरा कॉन्सेप्ट हिल जाएगा। मतलब ये गलत है। अब इसको मैं सही कर देता हूं, सुनेगा ध्यान से सुनेगा बिल्कुल ध्यान से। मेरे पास कहानी शुरुआत होती है इनकम से, बहुत बढ़िया। इसके बाद बात ये हो रही है कि पहला जो परसेंटेज है वो 6.25% है। 6.25% का हमारे पास क्या हो रहा है, ये खर्च हो रहा है। अब ये रिमेनिंग पैसा बचा, इनकम से ये रिमेनिंग पैसा बचा। अब क्या हो रहा है कि जो तुम्हारे पास 13% खर्च हुआ और 27% खर्च हो रहा है, ये इसी रिमेनिंग का खर्च हो रहा है, दोनों। समझ में आया कि नहीं। तो 13% और 27% को क्या करना पड़ेगा, यहां पे जोड़ना पड़ेगा, मतलब ये 40% आएगा। और बेसिकली 40% सिर्फ मेडिसिन का नहीं, मेडिसिन और एजुकेशन दोनों का है। 40% जो खर्च हो रहा है वो मेडिसिन और एजुकेशन दोनों का है। ठीक है, ये हो गया। फिर आपके पास रिमेनिंग का खर्च अगर हमारे पास बात करेंगे तो रिमेनिंग कितने पे आ रहा है, 10% आ रहा है, जो एंटरटेनमेंट पे आप खर्च करते हैं। ठीक है, और यहां पे पहुंच गए। इनकम से शुरुआत होके कहां पे पहुंचेंगे बेटा, सेविंग्स पे पहुंचेंगे। क्या ये बात क्लियर है क्या अभी क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, अब सुनो मेरी बात को। इसका अगर मैं बनाना चाहूंगा तो क्या बनेगा, 6.25% हमारे पास कितने के बराबर होता है भाई, 6.25% ये होता है 1/16 के बराबर। ठीक है, अच्छा,
40% कितना होता है, 2/5 के बराबर होता है। 10% कितने के बराबर होता है, 1/10 के बराबर होता है। क्लियर है बात? कहानी शुरू होगी इनकम से, कहानी शुरू होगी इनकम यानी आई से। अगर 1/16 का डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब खर्च करने का मतलब डिक्रीज, 16 में से 1 घटा दो बेटा, 16 में से 1 घटा दो, कितना बनेगा, 15/16। कितना बनेगा, 15/16 मल्टीप्लाइड बाई 5 में से यहां पे 2 घटा दो, 5 में से 2 घटा दो, कितना बनेगा, 3/5 मल्टीप्लाइड बाई यहां पे 10 में से 1 घटा दीजिए, कितना बनेगा, 9/10। कितना बनेगा, 9/10। कहां पहुंच गए आप, सेविंग्स पे पहुंच गए। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि जरा इनकम और सेविंग का अनुपात निकालिए तो बहुत आराम से निकाला जा सकता है। इसको कैंसल आउट कर देते हैं, हमारे पास कितना बनेगा, 5 से तुम्हारे पास 3 बार, ठीक है, और कुछ जाएगा, और कुछ नहीं जा रहा है। तो यानी मैंने कहा इनकम अपॉन में, यार ये सेविंग को नीचे लेकर आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। 9 तिया 27, 3 81 नीचे आ जाएगा, और 10 और 16 मल्टीप्लाई होकर कितना बनेगा, 160 बनेगा। अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि इनकम के सामने कौन सी वैल्यू है, 160, अगर सेविंग्स के सामने कौन सी वैल्यू है, 81, अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक्सपेंडिचर की जरा बात करेंगे तो यहां पे एक्सपेंडिचर का यूनिट कितना आएगा, अगर निकालना हुआ तो 160 रुपए कमाने वाला आदमी अगर 81 रुपए बचाएगा तो खर्च कितना करेगा 160 में से 81 माइनस करना पड़ेगा, तो ये बनेगा बेटा 79। मैं इसलिए निकाल रहा हूं कि कभी भी आप लोगों को जरूरत पड़ेगी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखो कुछ तो दिया होगा, अच्छा यहां तो रेशियो निकालना था। रेशियो किस चीज का निकालना है, टोटल इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर का। तो इनकम के सामने कौन सी वैल्यू दिख रही है आपको, 160, और एक्सपेंडिचर कितना दिख रहा है बेटा, एक्सपेंडिचर, सेविंग रहता तो 81, एक्सपेंडिचर है तो 79। इन्हीं का अनुपात निकालना था। 160 79 हमारे पास ये बनेगा। 160/81 इज नॉट द राइट आंसर बेटा। 160/81 हमारे पास इनकम और सेविंग का रेशियो आ रहा है, जो कि हमें इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो चाहिए। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी समझ में आएगा यार, देखो चीजें आसान हैं, एक बार समझ जाओगे ना, एक बार थोड़ा सा पेन उठा लोगे, बाकी चीजें देखो सेम चीजें हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बार बार वही चीजें अब आ रही हैं। ठीक है, चलिए अगर ये पॉइंट क्लियर हो चुका है चलो इस सवाल को मैं बता देता हूं, ठीक है, इस क्वेश्चन को बता देता हूं। अब क्या होगा कि क्या मुझे बार बार, अच्छा एग्जाम में डायग्राम बनाओ क्या, एग्जाम ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम में ऐसा हो गया कि मान लो जैसे कि बगल वाला कोई लड़का है, वो बीमार पड़ के चक्कर खा जाए, मान लो आपका एग्जाम है, वो चक्कर खाया, गिरा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन बगल में कोई लड़की बैठ जाए, उसका रुमाल गिर जाए, 4 लोग छपट पड़ेंगे उसका रुमाल वो उठाने के लिए, उसको देने के लिए। ठीक है, ठीक है, कोई और दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा, एग्जाम तो मैं छोड़ के आपके बगल में आ जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, है ना है ना। अच्छा, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए। अब पॉइंट क्या है कि जो अब क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो वो सारा चीज आपके पास क्या होना चाहिए, वो पूरा फ्लो बनेगा। ये साइंटिफिक रीजन होता है बेटा, किसी कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना, वो क्या होता है, वो आपके दिमाग में कुछ चीजें बनाता है, वो पिक्चर्स बनाता है, तो आप चीजों को कैप्चर कर पाते हैं। इसीलिए इनिशियल में ही ज्यादा एंग्जाइटी में नहीं रहना चाहिए, सीखो पहले, एक्सेप्ट करो चीजों को जो बताया जा रहा है, और उससे बहुत फर्क पड़ेगा, आपके दिमाग में असर पड़ता है, आपके न्यूरॉन्स में फर्क पड़ता है जब ये चीजें सीखते हैं। तो अब देखो भाई, इनिशियली अ शॉपकीपर, स्टार्टिंग में एक शॉपकीपर के पास एक्स पेन थी। अब जरूरी थोड़ी ना है खर्चे वाले क्वेश्चन में खाली आएगा, अगर हर परसेंटेज के लिए बेस वैल्यू चेंज हो रहा है, सक्सेसिव लगेगा। अच्छा, एक कस्टमर जो है 10% पेन खरीदता है एक्स में से, और एक दूसरा कस्टमर जो है वो 20% पेन खरीदता है, कहां से, रिमेनिंग में से। ठीक है, आफ्टर दैट वन मोर कस्टमर परचेस्ड 25% ऑफ द रिमेनिंग पेन्स। तो बार बार जरा देखिए, हमारे पास ये रिमेनिंग वर्ड यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, शेष वर्ड यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है भाई। तो पहला वाला आदमी एक्स पेन थी, उसमें से 10% पेन कोई लेके गया, खरीद लिया, फिर रिमेनिंग में से कितना परसेंट, 20%, फिर रिमेनिंग में से 25%। एक सिंपल सी बात है, 10% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होता है।
और आपके पास 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4 होता है। अगर मैं बोलूं कि स्टार्टिंग में कितना पेन था, x पेन था, ये स्टार्टिंग वाली कहानी की शुरुआत यहां से होती है, ठीक है। जब आपने पहली बार उसको देखा था, कहानी वहीं से शुरू होती है, तो स्टार्टिंग में कितनी पेन थी, x पेन थी। अब यहां पे देखिए 10 में से 1 घटाएंगे, क्योंकि पेन जब बिकती जा रही है तो कम पेन होती जा रही है। 10 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 9/10। और 9/10 क्या होता है, 10% पेन खत्म हो गई या बिक गई, तो बची कितनी, 90%। 90% का ही तो फ्रैक्शनल वैल्यू लिखा हुआ है मैंने। लेकिन फिर से कितना हुआ, 20% बिक गई रिमेनिंग में से, तो 5 में से 1 घटा देंगे, कितना बनेगा, 4/5 बनेगा। फिर 4 में से 1 घटा देंगे, कितना बनेगा, 3/4 बनेगा, बराबर। फाइनली 270 पेन बचती हैं। फाइनली कितनी पेन है हमारे पास, 270 पेन, 270 पेन। क्लियर है बात? इसका मतलब अगर मैं सॉल्व करूंगा, 4 से 4 उड़ गया, 9 तिया 27, ये तुम्हारे पास 10 बार आ गया। यहां पे 50 बन रहा है, 50 अगर 10 में मल्टीप्लाई होगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 500। x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 500। पहले स्टार्टिंग में कितनी पेन थी हमारे पास, 500। अब देख लो कि आप लोगों का सोल्यूशन सिर्फ इतना रहेगा बेटा, 10% 1/10 मतलब 9/10, 20% 1/5 मतलब 4/5, 25% 1/4 मतलब 3/4। कम हो रहा है ना, ज्यादा होता तो ऐड करते जाते, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। आया मजा, समझ में आ गया। प्रैक्टिस सेट में इसी के और क्वेश्चंस, पीवाईक्यू में ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे, वो सारे वीडियो सॉल्यूशन देंगे या फिर उसका लाइव करेंगे, कोई एक्स्ट्रा क्लास लगवाया जा सकता है, लेकिन वो प्रैक्टिस सेट मिलेगा। लेकिन उस प्रैक्टिस सेट का मैं बताता हूं, आज मंगलवार है, वो प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिलेगा अराउंड संडे और मंडे को, उससे पहले नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही नहीं कि मैं रैंडमली, मेरे पास इतने सारे सवाल पड़े हुए हैं मैंने उठा के दे दिया, वो सारी चीजें वो रहेगा कि भाई इतना बना लो, इतना सफिशिएंट है। इसलिए मैं कोई किताब रेकमेंड नहीं कर रहा हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए अगर आपको मान लो किरण पब्लिकेशन लेनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, तो आप ले सकते हैं उसको, जिसमें सारे लगभग 12-13 साल का पेपर शायद उसमें होता है, लेटेस्ट वाली जो किताब आई हुई है। अगर आपको लेना है तो प्रीवियस ईयर किताब लीजिएगा, वरना मत लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जितना मैं करा रहा हूं उतना सफिशिएंट है बेटा। एक और चीज, छोटा सा निवेदन है आप लोगों को, जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना परसेंटेज में, जिसमें एक्चुअली में सीखने की जरूरत होती है, जैसे सक्सेसिव में कितनी सारी चीजें सीखी आप लोगों ने, ठीक है। कई बार ना बड़ा छोटे छोटे सवाल आते हैं, x% ऑफ 100 प्लस a% ऑफ 100, ऐसे करके कुछ सवाल होता है। वो सवाल अभी मैंने नहीं कराए हुए हैं, वो सारे प्रैक्टिस सेट में दिए जाएंगे, ठीक है। इन केस कोई ऐसा बिगिनर स्टूडेंट है जिसको वैसे सवालों में दिक्कत होगी, तो बेटा वो भी क्वेश्चंस को मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। तो अगर कोई सर्टेन सेगमेंट ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि परसेंटेज में थोड़ा बहुत वैरायटी नहीं है, बहुत सारी है। अभी हमें मिक्सचर्स करने हैं, मिसलेनियस करना है, अब हम लोग चलेंगे वेटेड एवरेज के ऊपर। तो फिलहाल कहने का मतलब है छोटे मोटे सवाल अगर नहीं बन पाएंगे, वो सारे सवाल बेटा चाहे प्रैक्टिस सेट में होगा चाहे पीवाईक्यूज में होगा, लेट द चैप्टर गेट फिनिश्ड कंप्लीटली, तब आप डिसाइड करेंगे अच्छा आपका क्या मिस हुआ है क्या नहीं हुआ है। और प्री वाला एग्जाम बेटा फोड़ने वाले हो, लेकिन जितना बता रहा हूं उतना सीखो, उतना सीख जाओ, ठीक है, बस। चलिए जी, अच्छा सॉरी, एक हमारे पास टॉपिक होता है प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी, एकदम छोटा सा टॉपिक है, इसको एकदम खत्म करेंगे, 2-3 सवाल बस, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में आता है। इसके लिए जो मैंने आप लोगों को इनिशियल फाइनल वैल्यू का रेशो बताया था मैंने आप लोगों को, या पुरानी संख्या नई संख्या वाला जो फॉर्मेट बताया था, वो चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि वो यहां पे काम आएगा, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी क्या होता है, प्रोडक्ट कांस्टेंट क्या होता है, सुनिएगा जरा ध्यान से। जैसे मैं कोई भी फॉर्मूला लेता हूं जहां पे प्रोडक्ट लग रहा है, जैसे C बराबर A इंटू बी, और ये सक्सेसिव का ही पार्ट होता है, जिसको मैंने सब पार्ट में डिवाइड कर दिया प्रोडक्ट कांस्टेंट, ये सक्सेसिव का ही पार्ट है। अगर मैंने कहा कि एक एग्जांपल ले लीजिए कि अगर a की वैल्यू को मैं बढ़ा दूं, a की वैल्यू को मैं बढ़ा दूं, जरा कमेंट करिएगा, इस पे मैं जानना चाहूंगा। लेकिन प्रोडक्ट कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलेंगे कि C इज द प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, है ना, और A को मुझे कांस्टेंट रखना है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। हिंदी में लिखेंगे भाई, कोई भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। C का मान पहले भी 100 था मान लीजिए, तो अभी भी 100 होना चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं। अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं तो यहां पे 0% चेंज आना चाहिए। तो बोलेगा कि अगर मान लो A की वैल्यू को बढ़ा दिया जाए तो, और इसको कांस्टेंट रखना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, तो B में क्या करना होगा जरा जल्दी बताओ।
फिर वही बात, इलेक्शन कमीशन कौन नहीं कौन बेटा, मिसलेनियस में सब कराया जाएगा, टेंशन मत लो। फिर से फड़फड़ाना चालू, तुम लोग का कूदना चालू। कौन कह रहा है इलेक्शन वाला क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा बेटा? मैंने कहा टॉपिक खत्म हो जाने दो बेटा। टॉपिक कहां खत्म हो रहा है, अभी तो तुम कॉन्सेप्ट पे चल रहे हो। अभी प्रोडक्ट कांस्टेंट खत्म करोगे, वेटेड एवरेज के बहुत सारे क्वेश्चंस लगाओगे, इसके बाद आपके पास रहेगा कि मैं मिसलेनियस खूब सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। आप उसकी चिंता मत करिए, पहला टॉपिक है मैं चाहता हूं, और ये बहुत हाईली कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। कभी भी आगे जाके कभी भी रेशियो इस्तेमाल करना है किसी भी वैल्यू का, चाहे आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर इस्तेमाल करना है बेटा, बेस्ट तरीका आप लोगों को बताया जाएगा। टेंशन मत लीजिए, आराम आराम से चीजें कराऊंगा मैं। अगर मैं एक्स्ट्रा क्लासेस की बात कर रहा हूं ना, तो उसमें कहीं से भी यह जिक्र नहीं हो रहा है कि मैं चीजों को भगा भगा के पढ़ाऊंगा, स्किप करूंगा, नहीं, बिल्कुल भी मत समझिएगा ऐसा। ठीक है, जो चीजें पर्याप्त जरूरत है, लेकिन याद रखिएगा कि अभी हमारा प्राइमरीली फोकस किस पे रहेगा, मेंस पे या प्री पे? प्री पे। ठीक है, पहले प्री क्वालिफाई करोगे, इसके बाद मेंस पे जाओगे। तो सी के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं चाहिए। अगर ए की वैल्यू को बढ़ा दिया जाए तो बी की वैल्यू को क्या करना होगा, हमें कम करना होगा। और इसी का उल्टा रहेगा, अगर सी में कोई चेंज ना आ जाए, तो अगर ए की वैल्यू को घटा दिया जाए तो बी की वैल्यू को क्या करना होगा, हमारे पास बढ़ाना होगा, है ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है, जब ये सक्सेसिव कॉन्सेप्ट वगैरह का जब पूरा कॉन्सेप्ट जो है, जब ये पूरा क्रिएट किया जा रहा था, किसी के दिमाग में आया कि यार ये सक्सेसिव ऐसा हो सकता है, और जब क्वांट की बिल्कुल इजाहत हो रहा था, ठीक है, तो क्या हुआ था कि किसी बंदे ने बोला कि यार ये कंडीशन हुई तो क्या करेंगे। ठीक है, तो लोगों ने फॉर्मूले बनाए, लोगों ने कई सारे रिजल्ट्स को प्रूव किया, और पॉइंट ये बन के आया कि अगर कि सी कांस्टेंट है, अगर ए की वैल्यू को बढ़ाओगे तो बी को घटाना पड़ेगा, इनवर्स चलेगा, ए को घटाओगे तो बी को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इसी में ना एक चीज जो थी, एक रूल जो आगे कभी नहीं आया। वो क्या नहीं आया, उसमें एक और चीज लिखी हुई थी कि लड़कों को इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। लड़कियां फटाफट समझ जाएंगी, लड़कियां फटाफट समझ जाएंगी, लेकिन लड़कों को बहुत दिक्कत होगी इस कॉन्सेप्ट को समझने में, क्योंकि हमारा लड़कों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। अब यार तुम ये बताओ, मैं कह रहा हूं आपसे शी को कांस्टेंट रखना, कौन लड़का शी कांस्टेंट रखेगा जी? कौन ऐसा लड़का है जो शी को कांस्टेंट रखेगा, जो खास तौर पे अभी पढ़ाई लिखाई कर रहा है और कॉलेज में है, या कॉलेज अभी जस्ट निकला हुआ है? शी कांस्टेंट रख पाओगे क्या? ठीक है, तो शी कांस्टेंट लड़के लोग नहीं रख पाएंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट हमारा हिला रहता है इस चीज में। पहले ही बता देता हूं, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, जोक समझ में आया तो हंस लेना, नहीं तो चलिए, ठीक है, अब इसमें जरा ध्यान समझना। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक छोटा सा एग्जांपल फटाफट। जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने एक टाइप ऑफ क्वेश्चन किया था जहां पे मल्टीप्लिकेशन साइन रहेगा कि एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन रहता है कि नहीं रहता है बेटा? कोई भी फॉर्मूला जहां पर हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन साइन, यानी मैं हिंदी में लिखूंगा तो ये बन जाएगा खर्च, ये तुम्हारे पास बन जाएगा दाम, और ये बन जाएगा तुम्हारे पास खपत। ये बनेगा, समझ में आई बात? अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर सपोज कर लो एक सवाल दे दिया जाए जिसमें मैं बोल रहा हूं कि प्राइस की वैल्यू को लेट अस सपोज 20% बढ़ा दिया जाए। कितना बढ़ा दिया जाए? 20% बढ़ा दिया जाए। तो ध्यान सुनिएगा ऐसा क्या होता है इसमें कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिख लेंगे कि जैसे मान लो इनिशियल और यहां पे फाइनल, है ना। पहले जरा ए और बी वाले पहले इसको खत्म कर लेते हैं। ए के लिए मान लो इनिशियल और फाइनल वैल्यू मान लीजिए एक्स और वाई है। कितना है बेटा? इनिशियल और फाइनल वैल्यू, क्योंकि कोई भी परसेंटेज चेंज देगा तो क्या आप लोग इनिशियल और फाइनल वैल्यू निकाल लेंगे? हाँ जी। मान लीजिए इसका रेशियो बनेगा एक्स और वाई, किसका? ए का। तो बी का जो रेशियो बनेगा बेटा प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी में, हमेशा इसका उल्टा बनेगा, विच इज y/x। एक बार और मैं रिपीट कर दूंगा, एक बार मैं और रिपीट कर दूंगा। कहने का मतलब क्या है प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी में, कि अगर C को कांस्टेंट रखोगे तो A और B का वैल्यू क्या होता है? व्युत क्रमानुपाती या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कोई भी परसेंटेज का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दिया जाएगा तो आप लोग इनिशियल फाइनल का रेशियो निकाल सकते हैं। अगर जैसे A का रेशियो x/y निकला तो B का रेशियो जस्ट उल्टा निकलेगा, y/x निकलेगा। उसी तरीके से मान लो ये एग्जांपल लिया है मैंने कि मान लीजिए शुगर का दाम जो है 20% बढ़ गया, ठीक है। अच्छा, तो मैं अगर बात करता हूं इधर इनिशियल, बहुत ध्यान समझना बेटा सभी लोग, ठीक है, बहुत आराम से
फटाफट चीजें हो जाएंगी। और मैं यहां पे लिखता हूं प्राइस, मान लीजिए पी, है ना। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है कि नहीं होता है। 20% का मतलब 1/5 होता है कि नहीं होता है। तो इसका मतलब इनिशियल वैल्यू क्या बनेगा, 5, और फाइनल वैल्यू कितना बनेगा, 5 में 1 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 5 से कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर है। प्राइस का रेशियो 5 से 6, यानी अगर मैं बोलूं कि कंजम्पशन यानी खपत का रेशियो कितना होगा, अगर ये तुम्हारे पास कांस्टेंट है, ये अगर कांस्टेंट है खर्च कि फैमिली का जो खर्च है वो बदलना नहीं चाहिए, प्राइस बढ़ गया तो कंजम्पशन कम करो, इस तरीके से कि खर्च में कोई चेंज नहीं आएगा, तो कंजम्पशन का रेशियो कितना बन जाएगा बेटा, जस्ट उल्टा। यानी मैं लिखूंगा यहां पे 6 और 5। एक एग्जांपल दे दे रहा हूं ताकि चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएं और फटाफट आप लोग सॉल्व कर लें। तो अगर यहां पे 5-6 रेशियो है तो यहां पे कितना बन जाएगा, 6 और 5। यानी पहले अगर खपत 6 किलो की थी तो अभी खपत कितनी हो जाएगी, 5 किलो की। तो खपत में क्या आपको कमी दिख रही है कि नहीं दिख रही है। अगर मैं पूछूं कि परसेंटेज चेंज इन द कंजम्पशन कितना होगा, तो 6 किलो से 5 किलो हो गया, कितने की कमी हुई कंजम्पशन में, 1 की। और हमेशा इनिशियल के नीचे बेटा क्या है, 6 है। इनिशियल कंजम्पशन कितना था, 6 था, 1/6। 1/6 अगर हमारे पास सॉल्व करेंगे तो कितने के बराबर बनेगा, 16 सही 2/3% का हमारे पास कंजम्पशन में डिक्रीमेंट आ गया। क्या ये बात क्लियर हो गई एवरीवन। 16 सही 2/3% का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, तब जाके ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। जल्दी से बेटा एक बार सभी लोग बढ़िया तरीके से लिख लीजिए जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी हमारे पास खत्म हो चुका है कॉन्सेप्ट, बाकी सिर्फ और सिर्फ मुझे सवाल कराने हैं, ठीक है। सक्सेसिव का एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा सा सवाल है मेरे दिमाग में, वो भी करवा दूंगा, तो मतलब पूरा प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी सक्सेसिव खत्म। इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि आज ही स्टार्ट करें किस चीज का, वेटेड एवरेज का, ठीक है। वेटेड एवरेज की शुरुआत आज ही करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए जरा सवाल को, है ना, और क्या इसका कोई डायरेक्ट तरीका हो सकता है ये भी जरा चेक करेंगे, है ना। सवाल एक बार पढ़िए। हाँ जी, प्राइस ऑफ शुगर, फटाफट, खर्च है हमारे पास बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन। एकदम क्विकली करना होगा इसको। बोल रहा है कि प्राइस में 50% की वृद्धि हो जा रही है, प्राइस में 50% की वृद्धि हो जा रही है, ठीक है। तो कंजम्पशन को कितना कम किया जाए, अच्छा ठीक है। फिर बोल रहा है कि ताकि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे, एक्सपेंडिचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है। यहां पे तुम्हारे पास 50% की वृद्धि हो रही है, कंजम्पशन को हमें कम करना है। एक चीज बताओ, किसी भी चीज में 50% का अगर बढ़ा दिया जाए, तो पहले 100 था तो अभी 150 बोलोगे, 50% बढ़ रहा है भाई, 100 रुपए का 50%, 50 रुपया, 100 से 150। हम लोग करते हैं रेशियो में। अब मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि पहले हम लोग इनिशियल लिखते हैं कि फाइनल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये तो बात क्लियर है, पुराना फिर नया। 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है भाई, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। जरा मैं पेन चेंज कर लेता हूं। इसका मतलब क्या है कि प्राइस पहले 2 रुपया था तो अभी बढ़कर 1 रुपया बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पहले 2 रुपए तो अभी 3 रुपए, क्या फटाफट कर सकते हैं, मैंने स्टार्टिंग से बताया हुआ है, पहले पुरानी संख्या फिर नई संख्या, पुराना प्राइस फिर नया प्राइस, 2 रुपए से 3 रुपए। अगर ये कांस्टेंट है तो कंजम्पशन का रेशियो कितना बनेगा, जस्ट उल्टा बनेगा। मतलब मैं बोलूंगा कि 3 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। कितना रेशियो बनेगा बेटा, 3/2 बनेगा, 3:2 बनेगा। क्लियर है। एक बार एकदम एक्सपर्ट हो गया ना तो फटाफट होने लगेगा। तो इसका मतलब जरा ध्यान देना, अगर आप बात करते हैं यहां पे ये इनिशियल है ना और ये फाइनल है, तो मैं अगर आपसे पूछता हूं कि इनिशियल कंजम्पशन के नीचे पुराना कंजम्पशन खपत कितना था, तो मान लीजिए 3 किलो था, पुराना खपत 3 किलो, तो नया खपत फाइनल खपत कितना आ रहा है हमारे पास, 2 किलो का। क्या कमी आई कि नहीं आई, हाँ जी, पहले 3 किलो इस्तेमाल करते थे, अभी 2 किलो। कितने की कमी आ रही है, 1 किलो की। कितने किलो की कमी, 1 किलो की। और कितने पे, हमेशा इनिशियल वाला डिवाइड में जाएगा, 1/3, गुणे में कितना, 100%। क्या मैं इसको डिवाइड करूंगा, नहीं जी, 1/3 का वैल्यू पता है हमें कितना होता है, 33 सही 1/3%। क्या ये बात क्लियर हो गई, 33 से 1/3% का हमारे पास जो कंजम्पशन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आया पॉइंट, ठीक है। चलो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का बिल्कुल सही है। एक नेबर वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको, पड़ोसी वाला कॉन्सेप्ट बताया था।
पड़ोसी वाले कॉन्सेप्ट में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मैं कुछ वैल्यूज लिख देता हूं जो रेलेवेंट है, जैसे 1 बराबर 100% होता है बेटा, और 1/2 बराबर क्या होता है 50% होता है, ठीक है। 1/3 बराबर 33 सही 1/3%। आप लोगों को शायद आंसर स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि डायरेक्टली आप लोग इसका आंसर मार्क कर सकते हैं कि कभी भी याद रखना कि 1/1 से लेकर 1/20 तक का जितना भी सीक्वेंशियल वैल्यू आपने लिखा हुआ है, अगर प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा, अगर सीक्वेंशियल वैल्यू से है तो इसको सॉल्व करने की कोई भी जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया, आप डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते हैं। आप देखिए कैसे मार्क करेंगे। अगर याद होगा कि मैंने कंपैरेटिव स्टडी में मैंने कुछ बताया था, कंपैरेटिव में मतलब ए का कंपैरिजन बी से, बी का कंपैरिजन ए से, तो मैंने कहा कि प्राइस क्या हो रहा है 50% बढ़ रहा है। चले जाओ 50% पे, प्राइस जो है 50% बढ़ रहा है। अगर प्राइस 50% बढ़ रहा है तो कंजम्पशन घटेगा। कंजम्पशन कितना घटेगा, जस्ट नीचे वाला वैल्यू सवाल का उत्तर हो गया, खत्म सवाल। बोलो भाई, अगर प्राइस को मैं 50% बढ़ा देता हूं तो कंजम्पशन जस्ट नीचे वाली वैल्यू से हमारे पास क्या हो जाएगा, घटेगा, खत्म हो गया सवाल। बताओ। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये ट्रिक कहां कहां पे अप्लाई होगी बेटा, ये कहां पे काम करेगा? एक तो सक्सेसिव वाले में याद रखना कि जब हमारे पास नेबर वैल्यू रहती है, बड़ी वाली वैल्यू बढ़ रही है और छोटी वाली वैल्यू घट रही है, नेबर वैल्यू, जस्ट नेबर वैल्यू कोई भी, है ना। जैसे मैं 50 और 33.33% का सक्सेसिव लूं, बड़ी वाली वैल्यू को बढ़ा के छोटी वाली को घटाऊंगा, तभी तो ये जीरो बनेगा। लिंकअप कर सकते हो कि नहीं? यहां पे परसेंटेज चेंज कितना है, 0। जब बड़ी वाली वैल्यू बढ़ेगी छोटी वाली घटेगी, यही लॉजिक लगेगा। ठीक है, फिलहाल जरा इसी का कुछ और काउंटर पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, कुछ और सवाल देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला सवाल था, ठीक है, क्षेत्रफल किसका, आयत का, है ना, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल, ठीक है जी। अब ये क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। आप लोग खुद से डायरेक्टली आंसर बताना, मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो, सवाल में मैं बोलूं कि लेंथ को 25% बढ़ा दिया गया, तो ब्रेथ को कितना कम किया जाए ताकि इसका क्षेत्रफल क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। कोई परिवर्तन नहीं मतलब 0%। जल्दी बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, सब बताऊंगा मैं। वाइस वर्सा वाला जो रहता है कि बड़ी वाली वैल्यू बढ़ रही है छोटी वाली घट रही है, इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं होगा, 0% नहीं आएगा उस केस में। मैंने बार बार बेटा बताया था, है ना। आंसर आ गया सभी लोगों का, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं एक काम करता हूं, मैं जो सवाल दूंगा यहीं पे 2-3 क्वेश्चन एग्जाम्पल दे देता हूं, मैं कुछ वैल्यूज लिख देता हूं। जैसे 1/2 हमारे पास 50% होता है, 1/3 हमारे पास 33 सही 1/3% होता है। ठीक है, आप लोग खुद ही सॉल्व करेंगे। 1/4 हमारे पास 25% होता है, 1/5 हमारे पास 20% होता है, 1/6 जो है 16 सही 2/3% होता है, 1/7 हमारे पास 14 सही 2/7% होता है। ठीक है, 1/8 हमारे पास 12.5% होता है। चलो मैंने इतना लिख दिया, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है यार, अगर आपके पास लंबाई में कितना हो रहा है, 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है, 25% बढ़ रहा है, तो ब्रेथ क्या हो जाएगा, कम। कम जस्ट नीचे वाली वैल्यू, जस्ट नीचे वाली वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, 20%। सवाल का उत्तर आ गया। ये होता है बेटा रिजल्ट ओरिएंटेड। ठीक है, एग्जाम इतना आपको टाइम नहीं देता है कि आप सवालों को सॉल्व करें, 10-10 सेकंड बचा बचा के पेन वर्क का, तब जाके आप सवालों को मार्क करते हैं और पता लगे किसी बड़े सवाल में अगर आप 6 सवालों में सपोज कर लीजिए 10-10 सेकंड बचा ले रहे हैं ऐसे ट्रिक से, तो 1 मिनट का समय बचाते हैं आप, और 1 मिनट का समय किसी बड़े सवाल में आप लगा सकते हैं, जो सवाल शायद कोई ट्रिक से ना लगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक चीज बताते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें एक सेकंड केस ले लेता हूं, मान लो कहीं पर भी मल्टीप्लिकेशन साइन यूज होगा तो वो तो काम करेगा। आप लोग आंसर बताओगे कि अगर मैं अब बोलता हूं कि लंबाई को 16 सही 2/3% या 14 सही 2/7% अगर कम कर दिया गया, अगर अब लंबाई मैं कम कर रहा हूं तो चौड़ाई को बढ़ाना पड़ेगा,
क्योंकि कंडीशन क्या है, इसको कांस्टेंट रखना है। अब जरा मुझे आंसर बताइए सभी लोग कमेंट करके, जरा मैं कमेंट देखना चाहूंगा। हाँ जी मोहित बेटा, आराम से देखकर ध्यान से, कुछ भी मत बताओ। सभी लोग ठीक है। तो जरा इस सवाल को देखते हैं भाई। 14 सही 2/7% की कमी हो रही है, कमी हो रही है ना, यहां पहुंच गए हम 14/7 आ रहे हैं, बस यहीं पहुंच गए। अब बताओ अब क्या हो रहा है, 14 सही 2/7% की कमी हो रही है, तो तुम्हारे पास चौड़ाई में क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा ना, जस्ट ऊपर वाला वैल्यू। घबराएंगे नहीं, इसमें गलती नहीं करेंगे। 16 सही 2/3% का सवाल का उत्तर हो गया। एक और चीज बताऊं मैं, 1/1 से लेकर 1/10 बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके ऊपर क्या आएगा, इसके नीचे क्या आएगा, सब चीजें पता होनी चाहिए, एकदम ट्रांसपेरेंट। रट जाओ, इसको याद कर जाओ एकदम, नींद में भी कोई पूछे, क्योंकि डायरेक्टली आंसर मार्क करोगे आप लोग। ठीक है, चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हाँ जी, अब जरा कुछ सवालों को और देखते हैं। ठीक है, यहां पर देखो। अच्छा, अब ये सवाल को क्यों लिया गया है, सेम तुम्हारे पास एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन वाला सवाल है ना। लेकिन यहां पे जो डिक्रीमेंट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 37.5%। देखो 37.5% जो होता है हमारे पास, वो क्या होता है कि सीक्वेंशियल वैल्यू में नहीं आता है, 1/1 से लेकर 1/20 में नहीं आता है। उसको हमने डिराइव किया था, याद होगा तो। 37.5% 3/8 के बराबर होता है। और जो हमारी ट्रिक है वो 1/1 से लेकर 1/20 के सीक्वेंशियल वैल्यू में अप्लाई होगी, है ना। जो मैंने लिखवाया हुआ है उतना ही याद करना जरूरी होता है। एनीवेज, तो इसके लिए अगर मान लो ट्रिक अप्लाई नहीं होगी तो कोई बात नहीं, जो रेशियो मेथड है वो इस्तेमाल कर लो। जैसे मैं प्राइस की बात करता हूं, एकदम क्विकली लिख सकते हैं क्या, 3/8 का डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब पुरानी अगर प्राइस अगर 8 रुपए की थी तो नई प्राइस कितनी बनेगी, 8 में 3 घटाना पड़ेगा, तो 8 में 3 घटाएंगे कितना बनेगा, 5। ये बात हो गई प्राइस की। पहले अगर दाम था 8 रुपया तो अभी दाम कितना है, 5 रुपया। अगर मैं यहां पे बात करता हूं कंजम्पशन की, अगर मैं यहां पे बात करूंगा कंजम्पशन की, तो कंजम्पशन हमारे पास कितना बनेगा, जस्ट इनवर्स बनेगा। यानी ये हमारे पास 5 किलो था, तो अभी कितना बनेगा, 8 किलो। पहले अगर घर की खपत 5 किलो थी तो अभी कितनी बनेगी, 8 किलो। कंडीशन यही है कि एक्सपेंडिचर शुड बी व्हाट, कांस्टेंट। यस और नो। पहले अगर 5 किलो खपत होती थी तो अभी 8 किलो होगी। अभी आपको वृद्धि दिख रही है, कितने की वृद्धि बेटा, 3 यूनिट की वृद्धि, 3 किलो की वृद्धि। और पुरानी वैल्यू कितनी है कंजम्पशन, देखो भाई रेशियो में मैंने एक चीज याद कराया हुआ है, इनिशियल पहले फाइनल बाद में, और इसी को उल्टा कर देते हैं, वो बन जाता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मतलब फाइनल अपॉन इनिशियल, याद रहेगा। तो हमेशा क्या रहता है, ओल्ड वैल्यू नीचे आती है, मतलब जो कि 5 किलो है मल्टीप्लाइड बाई कितना, 100%। अब देखो यार, इसको भी सॉल्व मत करने लगना, ऐसी चीजों को ना दिमाग में बैठाओ कि भाई ये 3/5 बन रहा है, 3/5 हटा दिया, मतलब 3/5 जो होता है हमारे पास कितने परसेंट के बराबर होता है, 60% के बराबर होता है। तो 60% का हमारे पास क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। पॉइंट क्लियर हो गया। 60% का इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है जी, बहुत अच्छे। चलिए, हाँ चलो एक काम करेंगे, वेटेड एवरेज हम लोग कल से पढ़ेंगे। ठीक है, कल स्टार्ट करूंगा मैं वेटेड एवरेज। कल की पूरी क्लास जो है वेटेड एवरेज में जाएगी। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूं बेटा आप लोगों को, सभी लोगों को। ठीक है, मैं धीमे धीमे, मैंने आप लोगों को पहले ही क्लास में बोला था, और अभी ज्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं मेरे पास, टोटल 5 क्लासेस हुई हैं, 3% की, 2 वैदिक मैथ्स की। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्रॉपर तरीके से, चाहे पीडीएफ से पढ़ रहे हो चाहे जैसे भी पढ़ रहे हो, प्रॉपर नोट्स बना लो। उसमें एक चीज बता देता हूं, पहली वाली जो क्लास थी वैदिक मैथ्स की, उसमें विद एनोटेशन वाला जो मैंने लिखा हुआ है वो वाला पीडीएफ आप लोगों को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो फाइल करप्ट हो गई थी। तो उसको कुछ नहीं करना बेटा, उस क्लास का नोट्स बना लो। 1.5 घंटे क्लास थी, फटाफट जो वैल्यूज लिखवाया हुआ है, ट्रिक्स जो लिखवाई हुई है, उसके नोट बना लो। और कैलकुलेशन आप लोगों के जहन में होना चाहिए, कोई भी चीज कहां पे काम आ जाए आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन डेली रिवाइज करना है उन सब चीजों को, डेली। स्क्वायर्स, क्यूब, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना। अच्छा,
पूरी चीजें मैंने खत्म नहीं कराई थी, उसकी छोटी छोटी क्लासेस हम लोग लेंगे जब मान लो ज्यादा हैवी हो जाएगा, कभी एक आध बीच में क्लास लगा के वैदिक मैथ्स खत्म करा दिया, ठीक है, ऐसा कर लेंगे हम लोग। अब एक पॉइंट ये आता है कि जैसे मान लो हमारे पास अगले 90 दिन का प्लान क्या होगा। 90 दिन कैसे, जो आखिरी का 5-7 दिन है, या मान लो कभी मैं ही बीमार पड़ गया, वो सब 5-7 दिन हटा दीजिए, तो हमारे पास 90 दिन का प्लान क्या होगा और क्या आप लोग सभी लोग रेडी हैं। देखो भाई, हर टॉपिक को, जैसे किसी एक टॉपिक में मैंने देखा था, मैंने परसेंटेज का पढ़ाया था, उसमें एक बच्चे ने लिखा हुआ है सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए। अब बेटा इससे स्लो पढ़ाऊं, बताओ इससे स्लो पढ़ाऊं, ठीक है। और तो जितनी सारी जानकारी है आप लोग देखना कि हर एक एक चीज को मैंने रिपीट करके पढ़ाया हुआ है, इसके बाद वापस से रिपीट करना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। अब सक्सेसिव कॉन्सेप्ट आज के बाद कभी भी आप लोगों को दिमाग में आएगा या तो ये सब चीजें बिल्कुल रटी होनी चाहिए, बिल्कुल याद होनी चाहिए, बाय हार्ट होनी चाहिए कि आप इतने बार इस चीज को पढ़ो, मुझे दोबारा सिखाने की जरूरत ना पड़े। मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर, रेशियो मेथड, ये सब चीजें बेटा आगे के सारे टॉपिक्स में काम आएगा, इसको लाइटली मत लीजिएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी लोग हैं, मान लीजिए थोड़ा लेटली ज्वाइन किया आप लोगों ने बैचेस को, तो एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग क्या कहते हैं कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा होगा, बेटा अच्छे से पढ़ो, परसेंटेज टॉपिक को रगड़ के पढ़ो। इवन इफ मैं बोलता हूं कि हर एक एक क्लास को 5-5 बार भी देखना पड़ रहा है, देखिए, हर एक एक छोटी छोटी चीजों को बारीकी समझिए, तभी आगे के चैप्टर्स में देखना कितनी मदद मिलेगी परसेंटेज की वजह से। मैं नहीं बोल रहा हूं 5 बार पढ़ना ही पड़ेगा, अगर एक बार में 2 बार में समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, मैं कह रहा हूं जितने बार भी पढ़ना पड़े, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूं, क्या सभी लोग रेडी रहेंगे अगर मैं एक्स्ट्रा क्लासेस लेना स्टार्ट कर दूंगा तो? क्योंकि जो भी मेरा 90 डेज का प्लान रहेगा, मैंने आप लोगों से बोला था कुछ दिन में मैं आप लोगों को पूरे आवर्स बता दूंगा बेटा, कि ऑलमोस्ट 90% केस में उतने आवर्स में दूंगा, और जितना भी लिखूंगा ना उससे कम नहीं होगा, ज्यादा ही होगा, ठीक है ना। तो वो पूरा आप लोगों को बता दूंगा, लेकिन कंडीशंस अप्लाइड कि मैं नहीं चाहता हूं कि संडे को अभी छुट्टी हो, आप लोगों की क्लासेस एटलीस्ट मेरे सब्जेक्ट में डेली चले, ठीक है। तो किस तरीके से हम लोग प्लान करेंगे, एडवांस मैथ्स में हमें कितना टाइम लगेगा, आप लोगों को समझने में, खुद भी पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, सेल्फ स्टडी करनी है, ठीक है। और किताब के बारे में मैंने बता दिया भाई, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब मैं रेकमेंड करूंगा, इसके अलावा कोई किताब रेकमेंड नहीं करूंगा। प्रैक्टिस सेट पहले टॉपिक का अगले हफ्ते से, मतलब या तो इस संडे को या तो मंडे से मिलना आप लोगों को स्टार्ट हो जाएगा, ताकि मेरे पास भी कुछ 4-5 दिन का समय रहेगा, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें ट्रांसलेशन को चेक करना, सब कुछ आप लोगों को प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा, और कोई फालतू का क्वेश्चन नहीं रहेगा, जितनी रिक्वायरमेंट रहेगी वही सवाल बस मैं दूंगा आप लोगों को, ठीक है। क्लियर है बेटा? तो एक सिंपल सा रेडी, एक सिंपल सी चीज के लिए रेडी हो जाओ ना। अभी एक्स्ट्रा क्लासेस अगर लेनी पड़ रही है, और एक्स्ट्रा क्लासेस का मतलब फिर से मैं डबल इन्वर्टेड कॉमास में बता देता हूं, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि किसी टॉपिक को भगा भगा के पढ़ाया जाएगा। मैं बस चाहता हूं कि जितना टाइम मुझे चाहिए उसके लिए अभी मैं एक्स्ट्रा आवर्स ले लूं तो ज्यादा अच्छा है, रादर देन कि आखिरी के 10 दिनों में मैं सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूं। हो सकता है आखिरी के 10 दिन में मैं क्लास ही ना लगवाऊं, आराम से अपने घर पे पढ़ो, समझे बात को। मैं ये चाहता हूं, उसी चीज के लिए अभी से प्लानिंग उसकी करनी पड़ेगी कि उसमें कंटीजेंसी प्लान हमारे पास कितना है, आप लोगों को कौन कौन सी रिकॉर्डिंग दे दूंगा, जैसे मान लो छोटे छोटे चैप्टर्स होते हैं, अगर मैं उसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को दे दूंगा तब भी चल जाएगा। हम लोग पहले मेजर चैप्टर्स को खत्म करें, लेकिन अभी स्टार्टिंग के 2-3 चैप्टर खत्म होने के बाद वो सीरीज मतलब वो सीक्वेंस चलेगा उस तरीके से। पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर को खत्म कराया जाए। मान लो एक एग्जाम्पल ले जाए, एक टॉपिक होता है पार्टनरशिप जो एसएससी के लिए टॉपिक होता है वो आधे घंटे का टॉपिक होता है। मान लीजिए उसके लिए मैं रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। लेकिन जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिक्सचर एलिगेशन, एसआई सीआई, अर्थमेटिक की बात कर रहा हूं सिर्फ, ये सब टॉपिक थोड़ा समय देने वाला टॉपिक होता है। परसेंटेज, हाईली कॉन्सेप्चुअल टॉपिक, जितनी चीजें आप पढ़ रहे हैं हर एक एक चीज का काम आएगा इसमें, ठीक है। तो बेटा ये सारी चीजों के लिए रेडी हो जाइए। एक और चीज मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, कल मैंने आप लोगों को बताया था 3 विंग्स मैंने बता रखा है। 3 विंग्स में क्या रहेगा? पहला विंग है हमारे पास फाउंडेशन जो पढ़ रहे हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन तो रहेगा ही, जिसमें मैं रेफरेंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाता रहता हूं आप लोगों को, लेकिन मोर ओवर कॉन्सेप्ट है और न्यूमेरिकल साथ साथ में क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट क्या होता है कि जिसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसके अलावा किसी किताब को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, उसको 1 बार 2 बार जितने बार भी सॉल्व करना सॉल्व कर जाओ, ठीक है। तो पहले फाउंडेशन फिर प्रैक्टिस सेट। क्या फाउंडेशन में हर एक चीज क्लियर होगी? बिल्कुल भी नहीं, कोई दावा नहीं कर सकता। मैंने इसीलिए बोला 70%। जो 30% रहेगा ऐसा नहीं तुम बना नहीं पाओगे भाई, लेकिन वो शायद कवर ना हो, छोटी छोटी चीजें होती है, कई बार छोटे छोटे सवाल आते हैं, अगर उन सब चीजों को मैं कवर कराने लगूंगा तो फिर तो हो चुका, ठीक है। तो फिर तो हमें परसेंटेज में ही 25 घंटे देने पड़ जाएंगे, उसको मैं प्रैक्टिस सेट में कवर करूंगा। प्रैक्टिस सेट का क्या रहेगा? जैसे कई छोटे छोटे सवाल हैं, कई लोगों से बन जाएंगे, आपको वो वीडियो सोल्यूशन देखने की, उस क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है।
मैंने कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ आपको क्वेश्चन दिखा जिसमें यार ये लग रहा है तुम्हारे पास कैलकुलेशन ज्यादा लग रही है, आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन के जाके सोल्यूशन देखो, उसमें कुछ नया टेक्निक मिलेगा तो बात खत्म, आपको पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जो बिगनर्स हैं उनको पूरा देखना है, पूरा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सॉल्व आप लोग एक बार अपने से ट्राई करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, फाउंडेशन में मैंने पूरा कॉन्सेप्ट करा दिया। अब प्रैक्टिस सेट में क्या मैं फाउंडेशन का पूरा लॉजिक बताऊंगा? नहीं, वहां पर टेक्निक बताऊंगा। जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी है तो मैं ये क्यों हो रहा है ये नहीं बताऊंगा, मान लो कोई सवाल हुआ तो मैं डायरेक्टली इसको लिखूंगा। अगर ये समझ में नहीं आया तो इसका मतलब आपने फाउंडेशन वाली क्लास सही से नहीं देखी है, ठीक है। इसके बाद क्या रहेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ नए तरीके से कोई सॉल्व करने का कोई तरीका आ गया, या जो बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन हमारे पास रहेंगे जो फाउंडेशन में मैंने करा दिए या प्रैक्टिस सेट में भी दे दिया, उसको नहीं कराऊंगा मैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो थोड़ी यूनिक क्वेश्चंस रहेंगे या यूनिक टेक्निक कुछ बतानी है, इस तरीके से हम लोग मैक्सिमम चीजों को, हर एक टॉपिक को कवर कर पाएंगे। समझे बात को? ठीक है। अरे अभी जो बोल रहा हूं जीके जीएस के बारे में बोल रहा हूं हैं, प्रैक्टिस सेट का पूरा सोल्यूशन मिलेगा मेरे भाई, काहे परेशान हो रहे हो? ठीक है मेरे बेटा, एक मिनट, जो जीके जीएस वाली क्लास है मैंने कल आप लोगों को बताया था, मुझे जो अपडेट मिला है बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। मैं कोई टाइम कमिट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, ठीक है। वो मैनेजमेंट का आदमी नहीं हो, लेकिन बहुत जल्दी क्लास होगी और आप लोग सिलेबस के लिए चिंता मत करना, ठीक है। फिलहाल मैथ्स क्वांट में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वांट में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताओ पहले। ओके, पॉइंट टेकन। किसी ने बताया कि आप वो प्रैक्टिस सेट में आंसर की दे दीजिएगा, ठीक है, चलो आंसर की, एक पॉइंट टेकन। चलो और बताओ, वीडियो सॉल्यूशन भी रहेगा आप लोगों को, और बताइए, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो ग्रेट। चलो आज मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूं आप लोगों को, कल से स्टार्ट करेंगे पूरे टॉपिक को, मतलब वेटेड एवरेज को, ठीक है। और वेटेड एवरेज मिसलेनियस, किसी ने बोला इलेक्शन वाले क्वेश्चंस को आपने नहीं कराया, अभी कराएंगे बेटा, सारे क्वेश्चंस कराएंगे, डोंट वरी, ठीक है, सारे वैरायटीज कवर कराएंगे, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, टेक केयर, एंजॉय, ठीक है, टेक केयर, बहुत बढ़िया, चलिए थैंक यू।